इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। 6. लेकिन निश्चित रूप से एलेक्स अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस खबर से प्रभावित हुआ था, क्योंकि सभी राजघरानों को लगा कि उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा गया है। वह क्यों? जेम्स एक ज्वालामुखी की तरह लग रहा था जो किसी भी क्षण फट सकता था, क्योंकि उसे लगा कि स्वर्ग उसके प्रति निर्दयी हो रहा है। वे उस साथी जैसे बेकार बीज को उसके ऊपर कैसे तरजीह दे सकते थे। लैंडन की निंदा की गई थी और फिर भी वह राजा बन गया। लेकिन उसके बारे में क्या? वह शुरू से ही अपने भाइयों के साथ लड़ रहा था, जबकि वह लैंडन अपने नए साम्राज्य में शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने में व्यस्त था। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन हास्यास्पद था। क्या उसे राजा बनने के लिए अपने पिता से अपनी जमीन देने के लिए अनुरोध करना चाहिए था, जो अर्काडिना के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी? जेम्स ने चुपचाप अपनी सांसों में बड़बड़ाया, क्योंकि वह जो सुन रहा था उससे असंतुष्ट था। कॉनर और कैरी ने भी यही सोचा, क्योंकि उन्हें भी लगा कि जीवन बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। कॉनर को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, क्योंकि उसका वह बदकिस्मत भाई बिना लड़े ही राजा बन गया था। वह दूसरी ओर पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से एली के साथ गर्दन से गर्दन तक लड़ रहा था। इससे उसे लगभग अपना सिर पत्थर से पटकने का मन कर रहा था। अरे एली के लिए आज उसके बहुत से निजी सवालों के जवाब मिल गए थे। एक बात तो ये कि अब उसे पता चल गया था कि उसने पहले जितने भी लोगों को भेजा था वे सभी मर चुके थे। उसे पिछले साल अगस्त के आसपास उनके पत्र मिलने थे, और अब वे मार्च के महीने में थे। चाहे उसने इसे कैसे भी देखा हो, वे मर चुके थे। एली ने पहले ही यह मामला छोड़ दिया था, क्योंकि इस समय सीमा के भीतर कॉनर, जेम्स और वह कमीना भूतिया राजकुमार सभी एक साथ उसके पीछे पड़ गए थे। इसलिए उसे अपने आसपास सभी लोगों की जरूरत थी, और इसी वजह से उसने कभी भी अपने आदमियों के गायब होने की बात की पुष्टि नहीं की थी। लेकिन अब उसने कर दी। लैंडन ने उन सभी को मार डाला था। उसके दिमाग में उसके इस भाई ने इन सालों में कम से कम 4000 सैनिकों को बेयनाड में भर्ती किया होगा। यही कारण है कि उसके लोग इतनी बुरी तरह हार गए। लेकिन मुद्दा यह था कि भर्ती बेयनाड में कैसे पहुंच रहे थे, क्योंकि उसके पास जितने भी जासूस थे उनमें से किसी ने भी किसी बड़े समूह या भर्ती को वहां जाते हुए नहीं देखा या सुना था। तो क्या ये समुद्र के रास्ते था? क्या भर्ती अलग अलग साम्राज्यों से थे? एली को लगा कि उसने लैंडन के मामले में वाकई गलत अनुमान लगाया था। जरूर उसे एक अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने सोचा कि बेयनाड का मार्गदर्शन करने वाला कोई बुरा संत होगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि प्रश्न में ऋषि लैंडन था। पहले एली के पास ढेर सारे सवाल थे, जैसे कि उन्हें और अधिक भोजन कैसे मिला, क्योंकि किसी भी व्यापारी या माल को बेमाड में जाते नहीं देखा गया था। लेकिन जब विंचेस्टर ने कहा कि लैंडन ने भूमि को फिर से बंजर बना दिया है, तो एली के उत्तर का उत्तर पहले ही मिल चुका था। जहां तक रईसों का सवाल है, उन्हें अब थोड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि उनमें से कुछ, साथ ही उनके बच्चों ने कई मौकों पर गलती से कुछ गिरा दिया था, ठोकर खाई थी, या उस बच्चे के लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। लेकिन जब व्यापारियों के बारे में बात की गई तो उनकी आंखें बाहर निकल आईं, और उन्होंने मन ही मन बेमार जाने का फैसला किया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने राजा के आदेशों की अवहेलना क्यों न करनी पड़े। ड्यूक विंचेस्टर, तो आप कह रहे हैं कि कैरोना ने पहले ही इस नए साम्राज्य के साथ गठबंधन कर लिया है? हाँ महाराज, विंचेस्टर ने घुटने टेकते हुए कहा। बहुत जल्दी एलेक्स ने विंचेस्टर पर और भी अधिक प्रश्नों की बौछार कर दी, क्योंकि वह वास्तव में इस नवस्थापित साम्राज्य के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहता था। हाँ महाराज, अगर मैं पूछूं तो मुझे लगता है कि हमें बेमाड पर प्रतिबंध हटा देना चाहिए। हाँ महाराज, ऐसा करने से हम कैरोना की तुलना में और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रईसों और व्यापारियों ने अपने राजा को अपनी मीठी सलाह देते हुए हकलाते हुए कहा, क्योंकि वे वास्तव में इन वस्तुओं को भी चाहते थे। महाराज, भले ही आपने उसे अस्वीकार कर दिया हो, आप अभी भी उसके पिता हैं, और भले ही एर्म आपने उसकी मां की भी निंदा की हो, वह कभी आपकी महिलाओं में से एक थी, इसलिए निश्चित रूप से उसके मन में अभी भी आपके लिए भावनाएं होंगी। एलेक्स की आंखें चमक उठीं और उसने अवचेतन रूप से सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। वह अभी भी लैंडन का पिता था, इसलिए कम से कम लड़का उसे कुछ सम्मान दे सकता था। लेकिन बेशक वह जानता था कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे 15 साल तक चुप रह सकता है, निश्चित रूप से उसकी राय की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। इसलिए उसके पास मदर किम पर अपना कदम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, उसने उसे बहकाने की योजना बनाई। 45 साल की उम्र में भी वह अभी भी एक आकर्षक व्यक्ति था। चूंकि वह 30 साल के आदमी की तरह दिखता था, उसके उभरे हुए पेट, सुंदर चेहरे और मांसल शरीर के साथ। एलेक्स को लगा कि अगर उसने मदर किम पर अपना पूरा आकर्षण दिखाया तो वह 2 बार सोचेंगी और लैंडन को उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर करेंगी। आखिरकार मदर किम शायद लैंडन की मुख्य कमजोरियां थीं और अभी भी हैं। इसलिए अगर वह मदर किम को अपनी उंगलियों पर लपेट सकता है तो बाकी सब इतिहास बन जाएगा। चरण 1, लैंडन और मदर किम को ये देखने दे कि उसे पछतावा है। चरण 2, बेमाद तक पहुंचने के लिए लोगों को भेजें। स्टेल 2, मदर किम को बहकाएं।
और यहाँ तक कि उससे शादी भी करें ताकि उसे अपने नियंत्रण में रखा जा सके। ये सभी कदम एलेक्स के दिमाग में थे। जल्द ही सभी लोग उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि उनके राजा इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाएं। मेरे आदेश पारित करें। आज से बेमार्ड पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये राजा अपने बेटे को याद करता है और एक बार फिर उसके साथ फिर से मिलना चाहता है। जैसे जैसे जश्न जारी रहा, सभी रॉयल्स एलेक्स को छोड़कर मन में बस एक ही विचार था, और वह था आज के ग्रैंड फिनाले के बाद इस लैंडन साथी को देखना। लैंडन बान, यहाँ सभी के दिमाग में यही शब्द थे। पासा पलट चुका था और अब बाजी पलट चुकी थी। ऐसा लगता है कि उन्हें इस नए राजा से मिलने जाना था। जन्मदिन की दावत कुछ देर और चली, लेकिन भारी खबरों के कारण एलेक्स अब मूड में नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग लैंडन और मां किम के बारे में लगातार सोचता रहता था। अगर संभव हो तो वह उसे अपनी पहली रानी का पद देना चाहेगा, ताकि वह उसके इर्द गिर्द बनी रहे। एलेक्स ने अपना प्याला कसकर पकड़ लिया और एक ही बार में अपनी सारी शराब गटक ली, और जल्द ही उसने रात के लिए सोने का फैसला किया। आपको ये जानना चाहिए कि इन समारोहों के दौरान उपहार प्राप्त करने और हल्का खाने के बाद राजा मेहमानों को हॉल में और आनंद लेने के लिए छोड़ देता था। इस अवधि का उपयोग संबंध बनाने, व्यापारिक सौदे करने और उच्च सामाजिक वर्गों के अन्य लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए किया जाता था। दावत ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक चल सकती थी। अभी रात के 11:57 बजे थे और एलेक्स को लगा कि उसे जल्दी से निकल जाना चाहिए, ताकि बेमार्ड के लिए उचित योजना बना सके। भले ही उसे अपने बेटे को उसकी जगह पर रखने के लिए दुनिया का सारा बारूद इस्तेमाल करना पड़े, फिर भी वह हर हाल में ऐसा करेगा। जब एलेक्स खड़ा हुआ तो सभी ने वैसा ही किया, और एलेक्स की परछाई दिखाई न देने के बाद ही वापस बैठे। और ठीक उसी समय हॉल के चारों ओर बिखरे हुए सभी राजकुमार चतुराई से उन लोगों के समूह को छोड़कर हॉल से बाहर चले गए जिनसे वे बात कर रहे थे। उनके लिए हॉल के भीतर या इन सभी रईसों के बीच एलेक्स पर हमला करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस समय सैकड़ों गार्ड टस्क प्लेस को घेरे हुए थे। लेकिन आमतौर पर जब एलेक्स पार्टी छोड़कर अपने आंगन में वापस जाता है, तो वह आमतौर पर अपने आसपास केवल 100 छिपे हुए गार्ड और 12 गार्ड का उपयोग करता है। तो संक्षेप में, एलेक्स ने आज रात के 95% से ज्यादा गार्डों को पीछे रहने और मेहमानों पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया था। आमतौर पर जब एलेक्स ऐसे मौकों पर हॉल से बाहर निकलता था, तो वह आमतौर पर अपने आंगन में जाता था, जो महल के हॉल से 41 मिनट की पैदल दूरी पर था, और राजा के रूप में उसका अपना निजी रास्ता था जो सीधे उसके रहने के क्वार्टर तक जाता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नियों और बच्चों को भी उसकी अनुमति के बिना इस दयनीय रास्ते का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। इस बिंदु पर यह बिना सोचे समझे था कि यह 41 मिनट की पैदल दूरी वाला रास्ता था जहां राजकुमारों ने एलेक्स पर हमला करने की योजना बनाई थी। बेशक रास्ते में हमला कहाँ होगा, ये कुछ ऐसा था जो प्रत्येक राजकुमार ने अलग अलग तय किया था। एली ने पीछे के बगीचों की ओर जाने की योजना बनाई, जबकि जेम्स ने पश्चिमी दरवाजों से और कॉनर ने पूर्वी दरवाजों से जाने का फैसला किया। कैरी, जो अन्य कुलीन महिलाओं से बात करने में व्यस्त थी, वह भी बगीचों से होकर चली गई, क्योंकि उसे आगामी शो में आगे की पंक्ति में सीट लेनी थी। जहां तक रानियों का सवाल है, उन्हें अपने बच्चों की महिमा देखने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्हें अपने पति के दूर रहने पर उत्सव की देखरेख करने का दायित्व था, और इस वजह से वे थोड़ी चिंतित होने से खुद को नहीं रोक पाईं। क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया और उनके बेटों को मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया? एलेक्स एक जानवर था, और ईमानदारी से कहूं तो उन्हें लगा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने बच्चों को भी मार सकता है। हॉल के अंदर सभी राजकुमार कई कुलीनों से बातचीत करने में व्यस्त थे, जो बदले में अपनी बेटियों को उनसे मिलवाने में व्यस्त थे। उम्मीद कर रहे थे कि उनके परिवार को सीधे राजघराने से प्यार हो जाएगा। इसलिए जब कॉनर और जेम्स ने चतुराई से षड्यंत्रकारी रईसों और उनकी बेटियों के समूह को छोड़ दिया, दूसरी ओर एली ने उन्हें अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। ड्यूक नाइटिंगेल, अगर मुझे अनुमति हो तो मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी पास्कलीन को मेरे साथ बगीचों में टहलने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, एली ने आकर्षक ढंग से कहा, जब उसने अपने सामने एक विशेष शर्माती हुई युवती को देखा। वह लड़की 11 अन्य रईस बेटियों के बीच खड़ी थी, और इस पल उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की है। एली के शानदार चेहरे और शरीर को देखते ही उसका दिल धड़कने लगा और तनाव में आ गया। ये सब मेरा हो सकता है, उसने सोचा। एली द्वारा उसे महिलाओं के समूह में से पहचान लेने का क्या मतलब था कि वह उनसे कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसने दूसरी लड़कियों को देखा जो ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने अभी अभी मल खाया हो, और उन पर व्यंग्य किया। खास तौर पर उसने एक और महिला पर व्यंग्य किया जिसका परिवार उससे थोड़ा अमीर था। तो क्या हुआ अगर तुम बोर्गोस परिवार से हो? आखिर में राजकुमार ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। दूसरी लड़कियां अपनी निराशा को रोकने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि वे भी पूरी रात एली को देखती रही थीं। यहाँ तक कि पास्कलीन के पिता की दूसरी पत्नियों से पैदा हुए उसके छोटे भाई बहन भी गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाए। उनमें से कई लोगों के लिए एली उनका सपनों का आदमी था।
लेकिन अब इस पास्कलीन कुतिया ने उनके आदर्श आदमी को बहकाया था। कितना घिनौना। दूसरी ओर ड्यूक नाइटिंगेल को ऐसा लगा जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो, क्योंकि उसने इस निमंत्रण को अपनी सबसे बड़ी बेटी को एली की पहली रानी बनाने के अवसर के रूप में देखा। ये बहुत बढ़िया था। ड्यूक के आसपास के अन्य कुलीन लोग उसकी सबसे बड़ी बेटी की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे और उसकी सुंदरता की तुलना अपनी बेटियों से करने लगे, और अंत में उन सभी ने पास्कलीन को एक मोहिनी करार दिया। फिर भी वे निराश नहीं हुए, क्योंकि राजकुमारों की आमतौर पर 3 या उससे ज्यादा पत्नियां होती हैं। इतनी जल्दी क्यों थी? सच में एली ने उसे उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि उसकी अत्यधिक मोहक निगाहों की वजह से चुना था। अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए उसे उन गिनी पिग से प्यार करना था, और वह नौकरी के विवरण के हिसाब से एकदम सही थी। राजकुमार, बेशक आप कर सकते हैं, मैं आपकी विनम्र दासी हूँ। तो मैं कौन होती हूँ आपको मना करने वाली? यहाँ मेरी बेटी भी तैयार है, तो कृपया अपनी सैर का आनंद लें, ड्यूक नाइटिंगेल ने अपने होठों पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, जबकि अपनी बेटी को आगे बढ़ने का इशारा किया। इससे पहले कि नव प्रशंसित युगल बाहर जाने के लिए कहे, ड्यूक नाइटिंगेल ने पास्कलीन को एक गुप्त नजर से देखा, मानो कह रही हो, इसे गड़बड़ मत करो। पास्कलीन ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने सपनों के पति के पीछे पीछे बाहर चली गई। और एक बार जब वे नजरों से ओझल हो गए तो कई अन्य रईस जल्द ही ड्यूक नाइटिंगेल की ओर आए और उनके साथ टोस्ट किया। यहाँ तक कि जो लोग उनसे नफरत करते थे उन्हें भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि वे भी इस अवसर का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहे थे और अपनी बेटियों को पास्कलीन का उपयोग करके एली के पास भेजना चाहते थे। बधाई हो तुम धूर्त बूढ़े लोमड़ी, बधाई हो ड्यूक अंडस्को। लोगों ने पहले से ही ऐसा व्यवहार किया जैसे कि एली और पास्कलीन ने पहले ही शादी कर ली हो। दूसरी ओर कथित विवाहित युगल आराम से बगीचों में घूम रहे थे। एली ने चलते चलते उनके बीच की दूरी को कम कर दिया, और अब वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि जैसे ही वे आगे बढ़े उनके कपड़े एक दूसरे से रगड़ने लगे। जल्द ही उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे एक पत्थर की बेंच मिली और वे उसके नीचे बैठ गए। पास्कलीन। बूम 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 बूम। पास्कलीन की धड़कनें तेजी से बढ़ गईं, क्योंकि उसने सुना कि एली उसका नाम मोहक तरीके से पुकार रहा है। पास्कलीन, तुम्हारी सुंदरता पहले से कहीं ज्यादा विस्मयकारी है, मेरे राजकुमार। पहले? उसने उलझन में पूछा। हाँ, पहले। ये पहली बार नहीं है कि तुम महल में आ रहे हो, है ना? मेरे राजकुमार, तुम सही हो, मैं यहाँ पहले से ही 30 से ज्यादा बार आ चुकी हूँ, लेकिन यह आमतौर पर जन्मदिन और अन्य उत्सवों के लिए होता है महाराज। लेकिन महाराज, तुम्हें मेरी याद है? उसने शर्म से पूछा, क्योंकि उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। क्या तुम्हें इस राजकुमार पर भरोसा नहीं है? मुझे यकीन है महारानी, लेकिन यह मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है, उसने अपने उत्सुक दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। पास्कलीन, मेरा विश्वास करो, मैं इतने सालों से तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि हर मुलाकात के साथ तुम्हारी खूबसूरती पहले से भी ज्यादा निखर कर सामने आती है। एली ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। पास्कलीन कांप उठी और खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उसने चाहा कि एली उसे अभी चूम ले। एली ने प्यार में पागल मूर्ख को देखा और उसके कानों की ओर झुका। यहाँ मेरा इंतजार करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और चिंता मत करो, मैं अपने 3 आदमियों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, बस अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो। पास्कलीन की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे लगा कि यह प्यार का प्रतीक या ऐसा ही कुछ होगा। एली द्वारा उसे इतनी जल्दी उपहार देना, इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि वह वाकई कई सालों से उसके बारे में सोच रहा था। वह एक पत्थर की बेंच पर बैठ गई और खुशी से हंसने लगी, क्योंकि वह जल्दी ही खुद को भविष्य के बारे में सपने देखने लगी। अर्काडिना की अगली रानी बनना, साथ ही एली के सिंहासन का पहला वारिस पैदा करना, वे सभी चीजें थीं जिनकी वह लंबे समय से इच्छा कर रही थी। एली ने जल्दी से दूसरा रास्ता लिया और बिना किसी को पता लगे बगीचों से बाहर निकल गया, और अपने निकास बिंदु से थोड़ी ही दूरी पर वह तुरंत अपने अधीनस्थों से मिला, जो सभी एलेक्स के रक्षकों की तरह कपड़े पहने हुए थे। कितना समय बचा है? एली ने जल्दी से गार्ड की वर्दी पहनते हुए पूछा। 29 मिनट महाराज, लेकिन अगर हम घोड़ों के साथ सवार होकर महल की लाइब्रेरी के बगल वाले रास्ते से चलते हैं तो हम महामहिम के वहां पहुंचने से पहले अपने हमले के बिंदु पर पहुंच जाएंगे, एली के मुख्य शूरवीर जारियस ने उत्तर दिया। अच्छा, हम बस यही करेंगे अंडस्को। जबकि एली अभी भी अपने हमले के बिंदु की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर जेम्स पहले से ही मार्ग के चारों ओर प्रतीक्षा में छिपा हुआ था। वह उत्सुकता से अपनी तलवार कस रहा था, क्योंकि वह अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा था, और जल्द ही उसने अपने पास आते हुए कई कदमों की आवाज सुनी। ये वही था, अब उसके लिए राजा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का समय आ गया था। 7 जेम्स ने आगे की ओर भयानक अंधेरी संकरी सड़क को देखा और अपनी शानदार जीत की कल्पना करते हुए उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। आखिरकार वह अपनी सबसे बड़ी बाधा से छुटकारा पा लेगा, एलेक्स बान। जेम्स के लिए एलेक्स की मौत एक
ऐसी चीज थी जिससे जल्दी से जल्दी निपटना जरूरी था। सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि करीब 2 साल से हर कोई एलेक्स को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह एली को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में अपना विचार बदल दे। लेकिन बेशक एलेक्स उनके सुझाव पर अड़ा हुआ था, इसलिए वे पूरे मामले पर केवल कड़वी मुस्कान नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ तक सोचने पर अगर एलेक्स वास्तव में मर चुका था तो सभी 3 राजकुमारों के पास राजा बनने का मौका होगा। वह किसी भी दिन 33% संभावना लेगा, 0% संभावना से ज्यादा। साथ ही एलेक्स के चले जाने के बाद एली के पास पर्याप्त कुलीन समर्थक नहीं होंगे, क्योंकि उसने कभी भी उनका पक्ष जीतने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाने की कोशिश नहीं की थी। यह अपने आप में पहले से ही दिखाया गया था कि एली पर राजा बनने के लिए उसके या कॉनर के पास बेहतर मौका होगा। इसलिए एलेक्स के मर जाने के बाद एली निश्चित रूप से अपने सबसे बड़े समर्थक को खो देगा। दूसरी बात, अपने पिता को मारना सबसे अच्छा था, क्योंकि उसका ये पिता पूरी तरह से लालची आदमी था। अन्य साम्राज्यों के अन्य राजा पहले ही अपने सिंहासन से हट चुके हैं, लेकिन उसके 45 वर्षीय पिता ने ऐसा तब करने की योजना बनाई जब वह 55 या 60 वर्ष का हो गया। उस समय तक क्या सभी राजकुमार 30 के दशक की शुरुआत या अंत में नहीं होंगे? ये किस तरह की बकवास थी? कौन इतना लंबा इंतजार करेगा? अब इसे देखते हुए भले ही उसने एली को मार दिया हो, उसके पिता अभी भी कई और वर्षों तक वहां बैठे रहेंगे, तो अब उसे मार देना ही बेहतर था। हाँ, एलेक्स को मरना ही था। दिन 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 जेम्स के छिपने की जगह से एक साथ लोगों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि अज्ञात लोगों का समूह उनके लक्षित हमले की जगह पर नहीं पहुंच गया। फिर वे तेजी से झाड़ियों से बाहर निकल आए। राजा की रक्षा करो, किसी ने चिल्लाकर कहा जब उन्होंने देखा कि बहुत से लोग पेड़ों और झाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं। पूरा दृश्य अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि उन्होंने एलेक्स को घेरने की कोशिश की। जहां तक एलेक्स का सवाल है, वह बस वहीं अविचलित खड़ा रहा, जैसे कि एक शानदार मूर्ति को जीवित कर दिया गया हो। उसकी मुद्रा उन सभी ओलंपियन बैल सवारों जैसी थी जो अपनी लड़ाई के दौरान लाल टोपी पहने रहते थे। उसने अपनी छाती को आगे की ओर धकेला, अपने कान को हवा में ऊपर उठाया, और उसने अपनी तलवार को ऐसे थामा जैसे कि वह कोई चलने वाली छड़ी हो। जेम्स शांति से चला और मुस्कुराया जब उसने अपने आदमियों को देखा, जिनकी संख्या एलेक्स से बहुत ज्यादा थी। एलेक्स अपने सबसे छोटे वैद्य बेटे के चेहरे को बहुत देर तक बिना हिले डुले देखता रहा। शुभ संध्या पिताजी, जेम्स ने चिढ़ाते हुए कहा। एलेक्स चुप रहा, क्योंकि वह अपनी आंखों में निराशा के साथ अपने बेटे को ठंडे दिमाग से देख रहा था। पिताजी, ये बेटा आपको नमस्कार करता है, तो क्या आपको इस बेटे को जवाब नहीं देना चाहिए? जेम्स ने अपनी तलवार की नोक को छूते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एलेक्स ने ठंडे अंदाज में पूछा। क्या आप अंधे हैं पिताजी, या आपकी बुढ़ापे की वजह से आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो, एलेक्स गुस्से में चिल्लाया। ये जेम्स का एक ऐसा पक्ष था जो एलेक्स ने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसका ये बेटा हमेशा उसकी हर बात मान लेता था। इससे भी बढ़कर जेम्स हमेशा उसे खुश करना या उसका पक्ष लेना चाहता था जब भी वे मिलते थे। और यहाँ तक कि जब एलेक्स कभी कभी जेम्स को डांटता भी था, तो लड़का डर से कांप उठता था या उसकी सहानुभूति पाने के लिए कमजोर और डरपोक व्यवहार करता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लैंडन के अलावा इस बेटे ने भी उसका स्वागत किया था, एक ही रात में अपने 2 बेटों को बांसुरी की तरह बजाते हुए। उसे मूर्ख जैसा महसूस हुआ। क्या वह इतना बेकार था कि हर कोई चाहे तो उसे मूर्ख बना सकता था? वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या कॉनर और एली के भी छिपे हुए मुखौटे थे, लेकिन उसने जल्दी से उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि जेम्स अपवाद था। वह ये सोचना पसंद करेगा कि कॉनर और एली को उसके दिवंगत पिता का सौम्य स्वभाव विरासत में मिला है, जबकि दूसरी ओर जेम्स को उसका षड्यंत्रकारी स्वभाव विरासत में मिला है। ये स्थिति उसके लिए स्वीकार करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि अंदर ही अंदर वह जेम्स से भी प्यार करता था। वास्तव में वह अपने सभी वैद्य बेटों से प्यार करता था, लेकिन दुख की बात है कि केवल एक ही राजा बन सकता था, और उसने ये पद एली को दे दिया, क्योंकि वह सबसे बड़ा और सबसे अधिक देखभाल करने वाला था। अब जेम्स के चेहरे को देखते हुए पहली बार उसने अतीत और वर्तमान को देखा जो उसके सामने ही था। हाँ, उसने अतीत में अपने ही पिता को मार डाला था, और भले ही वह वर्तमान में होता, फिर भी वह ऐसा बार बार करता। वह जेम्स की तरह ही था, क्योंकि वह हमेशा अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार करता था, जबकि उसके मन में हत्या के इरादे थे। उसने उस समय अपने पिता को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की थी, और जब ये काम नहीं आया तो उसने उनकी हत्या कर दी। उसके लिए हत्या करना किसी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका था। कोई यह कह सकता है कि अपने पिता की हत्या करने के बाद उसने अपनी पहचान मिटाने के लिए हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया, और जैसे जैसे समय बीतता गया उसका कायरतापूर्ण व्यक्तित्व आज जैसा हो गया। अब जेम्स को देखकर एलेक्स को उसके पिछले व्यक्तित्व से 90% समानता दिखाई दे रही थी।
उनके बीच 10% का अंतर जाहिर तौर पर जेम्स की मूर्खता के कारण था। उसने जेम्स की मां को भी दोषी ठहराया, क्योंकि वह जानता था कि बड़े होने के दौरान लड़के को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया गया था। अगर उसे शुरू से ही पर्याप्त ध्यान दिया गया होता तो शायद वह कॉनर या एली जितना अच्छा होता, जिन्हें उनकी अपनी माताओं ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। बच्चा बल्कि दयनीय था, इसलिए जेम्स को दोष देने के बजाय उसने तीसरी रानी को दोष देने का फैसला किया, जो जेनेट की मौत के बाद अचानक पागल हो गई थी। बेटा, मैं तुम्हें खुद को सुधारने का मौका दूंगा। सच सच जवाब दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं इसे सीधे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे फिर से पूछूंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स ने उदासीनता से पूछा। उसकी आवाज में गुस्से का भाव था। तुम मुझे खुद को छुड़ाने का मौका दोगे? हा, मैं कहता हूँ, बूढ़े आदमी, तुम सच में बहुत मजा किया हो। अपनी स्थिति पर एक नजर डालो। क्या ऐसा लगता है कि तुम मुझे उस बकवास से धमका सकते हो? ठीक है, तुम्हारे प्रति अंतिम दान के रूप में मैं फिलहाल तुम्हारे साथ विनम्रता से चलूंगा, जैसे तुमने पहले ही सावधान कर रखा है। मैं तुम्हें मारने आया हूं पिताजी, जेम्स ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जेम्स के बोलते ही एलेक्स के दिल का एक छोटा सा हिस्सा टुकड़ों में टूट गया। लेखक सान, क्या मेरे पिता ने उसे मारते समय ऐसा ही महसूस किया था? लेखक सान, नहीं मिस्टर एलेक्स, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा टूटा, लेकिन तुम्हारे पिता का पूरा दिल टूट गया। पहले जैसा नहीं रहा। एलेक्स का शरीर जल्द ही कंपन करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसका आंतरिक अस्तित्व विनाश के लिए भूखा है। वह हर्निया से पीड़ित दरियाई घोड़े की तरह पागल था, लेकिन निश्चित रूप से उसकी आंखों से निकलने वाले गुस्से में उसके नीचे एक अनोखा दर्द भी दिख रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने दुखी दिल को शांत करने की कोशिश की। उसका धड़कता हुआ दिल एक बार फिर शांति की शांत अवस्था में प्रवेश कर गया, और जल्द ही उसने अपनी पहले की ठंडी आभा को बरकरार रखा। क्यों? ये कैसा सवाल है? आप सभी लोगों में से इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, है न पापा? हाँ, मुझे पता है, लेकिन फिर से मैं इसे आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हा, ठीक है, मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी मर जाओगे। देखो, चाहे मैंने तुम्हें कितना भी खुश करने की कोशिश की हो, मैं तुम्हारी नज़र में कभी भी अच्छा नहीं था। हमारे बीच एक बढ़िया रिश्ता हो सकता था, लेकिन तुमने अपने पसंदीदा बच्चे के लिए मुझे धूल में मिला दिया। क्या मैं राजा बनने के लिए भी अच्छा नहीं हूँ? जेम्स ने भावुक होकर कहा। उसके होंठ कांप रहे थे, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसने अपने पिता को पहचानने के लिए कितनी मेहनत की थी। हमेशा एली ये था या एली वह, लेकिन मेरा क्या? मैं जो चाहता था उसके बारे में क्या? तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या तुम्हें बड़े होने पर कभी किसी चीज की कमी महसूस हुई? नहीं, तो तुम सिंहासन को इतनी बुरी तरह क्यों चाहते हो? अगर तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो इसका तुम्हें क्या फायदा? पिताजी, मैं भी आपसे यही पूछ सकता हूँ, दादाजी को क्यों मारा जब आपके पास भी सब कुछ था जो आपको चाहिए था? एक मिनट या उससे ज्यादा समय तक चुप्पी रही। एलेक्स अपने बेटे को घूरता रहा। तुम्हें कैसे पता चला? पिताजी, तुम सच में भोले हो। क्या तुमने सच में सोचा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा? मेरा विश्वास करो पिताजी, हम सभी के अपने तरीके होते हैं, जेम्स ने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में हम सभी के अपने तरीके होते हैं। तो स्पष्ट रूप से मैं चाहे जो भी कहूं, तुम अब मेरी बात नहीं सुनोगे। क्या ये स्पष्ट नहीं है? पिताजी, तुम इतने धीमे क्यों हो? भूल जाओ, चलो इसे खत्म कर देते हैं, है न? जेम्स ने अधीरता से कहा। हाँ, चलो पुरुषों, बाहर आओ। थप थप थप, तुरंत पता नहीं कहां से कई आदमी काले कपड़े पहने हुए अलग अलग जगहों से कूद पड़े। कुछ तो पेड़ों से नीचे भी कूद पड़े, निंजा स्टाइल में, क्योंकि वे गद्दारों को घेरने के लिए दौड़े। जेमेड ने घबराकर इधर उधर देखा और जल्द ही उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि उसे जल्दी से समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। पलक झपकते ही जेम्स और उसके आदमियों को 600 से ज्यादा शूरवीरों ने घेर लिया। यहां तक कि उसे भी आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने कितने लोगों को गुप्त रक्षक के तौर पर रखा था। क्या एलेक्स को अपने साथ सिर्फ 100 गुप्त रक्षक नहीं रखने चाहिए थे? जेम्स ने सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए 300 रक्षकों को साथ लाया था, लेकिन बेशक उसने गलत अनुमान लगाया था और अपने पिता की चतुराई को कम करके आंका था। यह अर्काडिना का शासक था जिस पर वह हमला कर रहा था। जेम्स वहीं बेजान खड़ा रहा, क्योंकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वह कितना मूर्ख था। दूसरी ओर एलेक्स गुस्से में अपने निराश बेटे की ओर शांति से चला गया। एलेक के थप्पड़ की तीखी आवाज शांत रात में गूंज उठी, और इसने जेम्स को तुरंत हवा में उड़ा दिया। बेशक एलेक्स यही नहीं रुका, वह जल्दी से जेम्स की ओर बढ़ा, अपने दाहिने हाथ से उसके बाल पकड़े और अपने घुटने से जेम्स की ठुड्डी और गर्दन पर मारा। बम, उफ, जेम्स चिल्लाया, क्योंकि उसके मुंह से अचानक खून बहने लगा। सल्पु है। एलेक ने अपने सामने खड़े दयनीय काय को देखा और मुंह बिचकाकर कहा। फिर उसने अपने बाएं पैर से जेम्स के दाहिने हाथ को कुचल दिया।
जबकि दूसरे पैर से उसने जेम्स को लात मारी जो उस समय चारों खाने चित था जितनी बार वह चाहता था। एलेक का पूरा वजन अब जेम्स के दाहिने हाथ पर आ गया था। डॉट बैम 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 उफ पिताजी बैम 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 फक पिताजी अंडरस्कोर। जेम्स जितना ज्यादा बात करने की कोशिश करता एलेक्स उसे उतनी ही जोर से लात मारता। उसने अपनी पसंद बना ली थी क्योंकि एलेक्स ने उससे पूछा था कि क्या वह वाकई इस रास्ते पर चलना चाहता है। तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, भले ही वह उसका बेटा ही क्यों ना हो। हालांकि एलेक्स जेम्स से प्यार करता था लेकिन वह खुद से किसी और से कहीं ज्यादा प्यार करता था। तो जब कोई उसे मारने की कोशिश करता है तो इसका एक ही संभावित नतीजा होता है। डॉट बैम 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 अंडरस्कोर। मजेदार बात यह है कि जब भी जेम्स को लात मारी जाती थी, लात की गति के कारण उसका शरीर पीछे की ओर उड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि एलेक्स का बायां पैर जेम्स के दाहिने हाथ को मजबूती से पकड़ रहा था, पूरा दृश्य एक खींचे हुए इलास्टिक बैंड की तरह हुआ। जैसा कि जेम्स हमेशा अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता था, चाहे उसका शरीर कितनी भी बार पीछे की ओर उड़ना चाहे। और हर बार जब वह ऐसा करता तो उसे ऐसा लगता कि उसका दाहिना हाथ जल्द ही अपनी जगह से बाहर निकल जाएगा। डॉट दोनों तरफ के सभी गार्ड एलेक्स की अपने ही बेटे के प्रति क्रूरता पर हैरान थे। वे जेम्स के सिर से खून की धार बहते देख सकते थे, मानो किसी तरह का फव्वारा हो। डॉट अंत में अनगिनत लातों के बाद एलेक्स ने अचानक अपने हाथों को छोड़ दिया और उनके बीच पर्याप्त दूरी बना ली, और जल्द ही जेम्स ने उसे सांस लेने का मौका देने के लिए स्वर्ग का शुक्रिया अदा किया। लेकिन निश्चित रूप से इससे पहले कि वह अपनी प्रार्थना कर पाता, एलेक्स फिर से गुस्से में दरियाई घोड़े की तरह दौड़ता हुआ आया। डॉट बाम एलेक ने उसकी छाती पर जोर से लात मारी और जेम्स सचमुच 7 बार से ज्यादा पीछे लुढ़क गया। स्प्लुभे जेम्स ने और खून थूका क्योंकि उसने अपने पिता को घृणा भरी आंखों से देखा। डॉट उठो एलेक्स ने ठंडे स्वर में कहा, अपने कांपते हुए बेटे को देखते हुए। उसने जल्द ही जेम्स की गर्दन पकड़ी और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, लड़के का गला घोंटते हुए। चूंकि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें एक आदमी की तरह मुझसे लड़ने दूंगा। कम से कम इस तरह से तुम किसी तरह के सम्मान के साथ मरोगे। डॉट जेम्स ने ये सुना, उसे पता था कि फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है। वह आज मरने वाला था। तलवार एलेक्स चिल्लाया और जल्द ही उसके आदमियों में से एक आगे बढ़ा, जेम्स की तलवार उठाई जो थोड़ी दूर पीछे फेंकी गई थी, और उसे जेम्स के खून बह रहे और सूजे हुए दाहिने हाथ पर रख दिया। उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें किसी रहस्यमयी जीव ने उत्परिवर्तित कर दिया हो जो घिनौना और जानलेवा दोनों था। अब उसमें हरा बैंगनी रंग था, साथ ही उस पर फटे हुए मांस के टुकड़े भी थे। और ऐसा क्यों नहीं दिखेगा। डॉट इससे पहले जब एलेक्स जेम्स को बेरहमी से लात मार रहा था तो उसने अपना पूरा वजन जेम्स के दाहिने हाथ पर संतुलित किया था, इसलिए निश्चित रूप से वह सूजा हुआ था। सच में जेम्स की उंगलियां सुन्न हो गई थीं, क्योंकि जब उसने अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश की तो वह जमीन पर गिरती रही। डॉट पलंगलांगलांग क्या थोड़ी मार खाने के बाद तुम तलवार भी नहीं पकड़ सकते? टीएस मुझे लगा था कि तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो, लेकिन पता चला कि तुम भी उतने ही कमजोर हो। ऐसा लगा जैसे उन शब्दों ने जेम्स के गुस्से को भड़का दिया, क्योंकि यही वह शब्द था जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। कमजोर। जब लैंडन अभी भी जीवित था तो वह सबसे कमजोर नहीं था, लेकिन लैंडन के जाने के बाद हर कोई उसकी उपलब्धियों की तुलना उसके भाइयों से करता रहा, और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, किसी ने कभी उसके प्रयासों की सराहना नहीं की, जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए उन्हें रिश्वत नहीं दी। एक तरह से वह अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसके कोई सच्चे दोस्त भी नहीं थे। उसने अपना पूरा जीवन अपने इस पिता को खुश करने की कोशिश में बिताया, और अंत में ये पूरी तरह से बेकार था। हर किसी की नज़र में वह अभी भी एक कमजोर व्यक्ति था। डॉट जादू की तरह उस शब्द ने उसकी सुन्न उंगलियों में जबरदस्ती सनसनी पैदा कर दी, और जल्द ही उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपनी तलवार पकड़ ली। तुम मुझे कभी ऐसा मत कहो, उसने दौड़ते हुए और अपने लड़खड़ाते शरीर को एलेक्स की ओर ले जाते हुए कहा। डॉट उसने अपनी तलवार को पूरी ताकत से एलेक्स की गर्दन की ओर घुमाया, क्योंकि वह एक ही झटके में उस विशालकाय को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेशक एलेक्स ने झुककर एक बार फिर उसके पेट पर मुक्का मारा, और फिर से खून थूका। क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? क्या यही सबसे अच्छा है जो तुम कर सकते हो, कमजोर? चुप रहो। अगर तुमने मुझे पहले अपंग नहीं बनाया होता तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें अब तक हरा चुका होता। हा 1,00,000 साल में भी नहीं। ठीक है, चूंकि तुम अब और नहीं लड़ सकते तो इसे इतने लंबे समय तक खींचने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी अब तुम्हारे साथ खेलना बंद कर चुके हैं, तो सो जाओ हमेशा के लिए। डॉट एक झटके में एलेक्स जेम्स के पास गया और अपनी पिछली जेब से खंजर निकाला। काट दो। एक ही झटके में खंजर ने जेम्स की गर्दन के सामने के हिस्से को बीच से काट दिया, और जल्द ही सिर पीछे की ओर गिर गया, जबकि अभी भी उसकी गर्दन के पीछे से लटका हुआ था। डॉट जेम्स की आंखें अभी भी सदमे से खुली हुई थीं, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसके पिता उसे बिना किसी चेतावनी के मार देंगे, लेकिन उसने ऐसा किया। कमीने ने उसे ऐसे ही खत्म कर दिया। मादरचोद, उसने सोचा।
जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को देखा, अपने अंतिम क्षणों के दौरान किसी अस्पष्ट कारण से वह जल्द ही अपनी मां के बारे में सोचने लगा। ये वह क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि वह जिस व्यक्ति से प्यार करता था और जिसे सबसे अधिक देखना चाहता था, वह वास्तव में वह पागल महिला थी। मुझे माफ कर दो, उसने खुद से कहा, उम्मीद करते हुए कि उसे किसी तरह संदेश मिल जाएगा। ये उसके अंतिम विचार थे, इससे पहले कि वह होश खो दे और धीरे धीरे हर्फिलियन दुनिया को छोड़ दे। एली, कॉनर और कैरी, सभी ने अपने भाइयों को अपने अपने ठिकानों से गिरते हुए देखा था। इससे पहले वे उसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वह नहीं आया तो उन्होंने गुप्त रूप से स्थिति की जांच करने के लिए टीमें भेजीं। और जब उन्होंने सुना कि जेम्स ने कोई कदम उठाया है तो उन्होंने छाया में प्रतीक्षा करने और विजेता को भी मारने का फैसला किया। लेकिन ये देखते हुए कि एलेक्स कितना तैयार था, कौन जानता था कि अगर उसके आदमी झाड़ियों में छिपे होते तो और कितने लोग मारे जाते। ये सब घटित होते देखकर तुरंत उन्हें पता चल गया कि आज रात उनके पास अपने इस पिता से निपटने का कोई मौका नहीं होगा। जब जेम्स गिर गया तो उसके 300 गार्ड सभी घुटने टेक कर अपने फैसले का इंतजार करने लगे। बोस्को, हाँ महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से अच्छे युद्ध हथियारों को मारना बेकार है? उन्हें 1 साल तक प्रताड़ित करें, उसके बाद उन्हें हमारे बेस पर भेज दें। एलेक्स ने अपने कपड़ों से खंजर से खून पोंछते हुए कहा। एलेक्स का दिमाग इधर उधर भटकता रहा, क्योंकि वह उस गुप्त संदेश के बारे में सोच रहा था जो उसे 2 रात पहले मिला था। तुम्हारा एक बेटा तुम्हारी जान लेने की योजना बना रहा है। तुम जहां भी जाओ अपने साथ कम से कम 600 गार्ड लेकर जाओ, वरना तुम अपने जन्मदिन पर मर जाओगे। बेशक संदेश उससे कहीं ज्यादा लंबा था। और पहले तो उसे लगा कि यह एक मजाक है, लेकिन जब उसने अपने अतीत के बारे में सोचा तो उसने नोट के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। उसके लिए सौभाग्य की बात है, उसे इस रहस्यमय अजनबी ने बचा लिया। उसके दिमाग में इस व्यक्ति के पास अच्छी जानकारी और संसाधन थे। तो अगर नोट में लिखा था कि उसका एक बेटा उसे मारना चाहता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके दूसरे बेटे उसे मरना नहीं चाहते थे? ऐसा सोचने पर यहाँ सिर्फ जेम्स ही बुरा था, लेकिन बेशक एलेक्स इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। आसपास के सभी लोगों और झाड़ियों में छिपे सभी लोगों की जानकारी के बिना पूरे कार्यक्रम के आयोजक भी देख रहे थे। वे बेमाद से लाए गए स्नैक्स के साथ अपना निजी शो कर रहे थे। क्रंच क्रंच क्रंच, इसे नीचे रखो, ये सबसे अच्छा हिस्सा है, किसी ने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। क्षमा करें, लेकिन वे बहुत अच्छे हैं। क्रूंच क्रूंच। 8 दूर कोने से कई अन्य लोग भी ये तमाशा देख रहे थे। युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि उसने आपके निर्देशों का पालन किया, लेकिन आपने लड़के को उसे मारने की अनुमति क्यों नहीं दी? उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। उसे लगा कि एलेक्स को जीवित रहने देने के बजाय जेम्स को जीवित रहने देना बेहतर होता। तुम युवा मालिक से ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हो? मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले, चाहे वह अभी मरे या कुछ महीनों में, जल्द या बाद में उसके भाई उसे मार ही डालेंगे। उसके पिता की तो बात ही छोड़ो, जब उसे पता चला कि उस बदमाश ने अर्काडिना का 60% हिस्सा टेरिकेंस को बेच दिया है। यही बात किसी को भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाने के लिए काफी है। भले ही युवा मालिक उसकी जान बख्शना चाहता हो, लेकिन जब खबर बाहर आएगी तो पूरा साम्राज्य उस लड़के से नफरत करेगा। उसका जीवन स्वर्ग से नर्क में गिर जाएगा। और लोगों ने दंगा भी किया और उसे अपमानित करके सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतारने की मांग की। उसके लिए इस तरह मरना बेहतर है। विकल्प से, उसने अपना बिस्तर बनाया है, इसलिए उसे उसी पर लेटना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन हम एलेक्स बान के बारे में बात कर रहे हैं। उसे अभी क्यों नहीं मार दिया जाए? दूसरे ने एलेक्स को जानलेवा नजरों से देखते हुए कहा। शांत हो जाओ, हम सब उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए उसे जीवित रहना होगा। क्या आपको लगता है कि हम ही हैं जो उसे मरवाना चाहते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो हमें भी मार देंगे अगर वह उनसे पहले ही अपनी जान ले ले। उनमें से कुछ ने उसे अपने हाथों से मारना अपना जीवन लक्ष्य बना लिया था, और ये सभी लोग उसके साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। एक महिला की नफरत को कम मत समझो। किसकी बात कर रहे हैं? क्या वह यहाँ है? हाँ, पुरुषों ने उसे कुछ समय पहले ही लाया था। एक अन्य स्थान पर कई पुरुष वर्तमान में एक महिला को पकड़कर रखे हुए थे और उसे खुद को प्रकट करने से रोक रहे थे। हाँ, यह महिला जेम्स की माँ थी, तीसरी रानी अर्जेनिया। उसने पिछले साल ही अपनी बेटी को खोया था और अब उसका अपना बेटा उसकी आंखों के सामने मर गया। वह भी घटनास्थल पर पहुंची ही थी कि एलेक्स ने अपने आदमियों को बाहर आने को कहा, और इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाती, उसके बेटे को 100 बार जमीन पर पटक दिया गया। नहीं, उसने अपने मुंह पर रखे हाथों से बुदबुदाया। बेशक कई लोगों ने उसके मुंह को ढकने की कोशिश की। दूसरे लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे ताकि एलेक्स को सचेत किया जा सके। वे कुछ देर तक उसके साथ कुश्ती करते रहे, और ईमानदारी से वे इस बात से ज्यादा हैरान थे कि उसके अंदर इतनी ताकत थी। लेकिन बेशक किसी को कभी भी माँ और उसके बच्चे के बीच नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे कमजोर माँ भी अपने बच्चे के लिए मौत से लड़ सकती है।
WWE मैच जारी रहा क्योंकि वह अपने बेटे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और जब उसने एलेक्स को उसे कमजोर कहते हुए और उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हुए सुना तो उसने लगभग सफलतापूर्वक उन पुरुषों में से एक की तलवार पकड़ ली, क्योंकि वह खुद जाकर उस कमीने को मारना चाहती थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? निश्चित रूप से झटका तब लगा जब उसने देखा कि उसके बेटे का सिर एलेक्स की हत्या से पीछे की ओर लटक रहा है। वह अपना आपा खो बैठी। छोटा जेम्स, वह मूल रूप से चिल्ला रही थी और रो रही थी और सभी पुरुषों को अपने से दूर धकेल रही थी। और जब कुश्ती का मुकाबला कुछ देर और जारी रहा, वापस खुले में एलेक्स और उसके अधीनस्थ अभी भी बात कर रहे थे। महाराज, हम राजकुमार के शरीर के साथ क्या करें? वह अब मेरा बेटा नहीं है, तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? शरीर को जला दो और राख को अर्काडिना से दूर फेंक दो। महाराज, ओह, हम रानी अर्जेनिया से क्या कहें? चुप्पी। झाड़ियों में मौजूद अर्जेनिया ने अचानक कुश्ती बंद कर दी और उन्हें गौर से देखा। उसे बताओ कि वह हत्यारों से मिला था और उसका अपहरण कर लिया गया था। जो कोई भी आज जो हुआ उसे लीक करने की हिम्मत करेगा, उसे उसकी पूरी पीढ़ी के साथ फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या ये समझ में आया? हाँ महाराज। एलेक के लिए, चाहे हत्यारे उसे टेरी, कैरोना या किसी अन्य महाद्वीप पर ले गए हों, उसे कैसे पता चलेगा? साथ ही वह जेनेब की मौत के साथ उसके पागलपन का अनुभव कर चुका था। अब कल्पना करें कि जब उसके बच्चे मर गए होंगे तो वह कैसी दिखेगी। ये हत्यारा झूठ उसे नियंत्रण में रखने के लिए एकदम सही था। वह उससे कहता कि अगर वह अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो वह उनके लापता बेटे की तलाश के लिए टीमें नहीं भेजेगा, और इसके विपरीत इस तरह वह उसे अपने पीछे रखेगा और कॉल करेगा। दूसरी ओर जिस महिला के बारे में वह बात कर रहा था, उसे उसका गला घोंटने का मन हुआ। जब उसने उसकी बेवकूफ़ी भरी कहानी सुनी, वह मूर्ख नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह क्या करने की योजना बना रहा था, और मामले को बदतर बनाने के लिए वह अपने बेटे को स्वीकार करना या उसे उचित शाही अंतिम संस्कार भी नहीं देना चाहता था। और उसके बेटे के शरीर को जला दिया जाएगा और अर्काडिना से बहुत दूर ले जाया जाएगा। कमीना। वह उन लोगों से लड़ती रही जो उसे पकड़ रहे थे, जबकि वह उन्हें अपने बेटे के शरीर को ऐसे ले जाते हुए देख रही थी जैसे कि वह कचरा हो। वह कसम नहीं खा सकती थी कि उसने अपने अंतिम क्षणों में उसका नाम पुकारा था। इसे माँ की अंतर्ज्ञान कहें, लेकिन वह इसे महसूस कर सकती थी, और उसके शरीर का हर अंग तब कंपन कर रहा था। पुरुषों को जल्द ही एहसास हो गया कि वे इस कुश्ती मैच को जारी नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे बेहोश कर दिया। लगभग 12 बार, कोई मजाक नहीं। महिला ने बेहोश होने से इनकार कर दिया। वेदना। अर्जेनिया के खूबसूरत चेहरे पर आंसू बह रहे थे जैसे जैसे वह धीरे धीरे बेहोश होती गई, और जब वह फिर से जागी तो वह अपने कमरे में थी, आराम से अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। क्या ये सब एक सपना था? हाँ, ये होना चाहिए, उसने सोचा। बहुत जल्दी उसने अपने जूते पहने और अपने बेटे के क्वार्टर की ओर जाने की योजना बनाई। लेकिन जब वह अपने आंगन से बाहर निकलने वाली थी तो किसी रहस्यमयी नौकर ने उसे एक नोट दिया। 2 मिनट बाद पानी का काम फिर से शुरू हो गया। वो उसने घृणा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि उसे पिछली रात की कहानी याद आ गई। उसे लगा कि अगर कोई उससे पहले एलेक्स को मारने की हिम्मत करता है तो वह उसे ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसे मारना उसका काम था, यहाँ तक कि कैरी बान को भी। इससे पहले उसने कैरी पर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया था, क्योंकि उसे डर था कि उसके कामों का असर जेम्स पर पड़ सकता है और वे उसे बंधक बना सकते हैं। लेकिन जेम्स के मर जाने के बाद कृपया वह अपनी सारी ताकत झोंक देगी। संक्षेप में, वे दो उसके जीवन के लक्ष्य थे, और कोई भी, यहाँ तक कि देवता या पूर्वज भी उसके रास्ते में नहीं आ सकते थे। आखिर उसके पास खोने के लिए और क्या था? उसके एकमात्र बच्चे मर चुके थे और अपराधी उसके आसपास ही रह रहे थे। एलेकबान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस तरह पूरे जन्मदिन का उपद्रव आखिरकार खत्म हो गया। सिंहासन के लिए लड़ाई अब एक बार फिर सीमित हो गई थी, और जेम्स बान अब हर्फिलियन दुनिया में नहीं था। लेकिन जब ये सभी घटनाएं घटित हो रही थीं, दूसरी ओर बेमाड इस समय सीमा के भीतर लोगों की भारी आमद का अनुभव कर रहा था। बेमाड का साम्राज्य। नए स्थापित साम्राज्य में दिन आनंदमय थे। कैरोना से बहुत से लोग भाग रहे थे अगले पब्लिक स्कूल सेमेस्टर की तैयारी में, जो 3 अप्रैल से शुरू हुआ था। बस 9 दिन और बचे थे और कैरोनियन के सभी वर्गों ने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिला दिया। जो लोग गरीब थे उन्हें डिस्ट्रिक्ट एच, जो किंग्स लैंडिंग से ठीक पहले का जिला था, में सबसे सस्ते अपार्टमेंट मिले, और उन्होंने भुगतान की योजना भी बनाई, साथ ही साथ नौकरी की तलाश भी की। जो लोग अपने निजी घर खरीद सकते थे, उनके पास भी कई विकल्प थे, क्योंकि उनके लिए विला और बुनियादी घर उपलब्ध थे। बेशक कुछ लोग जल्दी आ गए थे, ताकि लॉ अकादमी और पाककला और वाइन मेकिंग अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर 7 मई से 12 मई तक अपने प्रवेश परीक्षण आयोजित करने से पहले इस जगह से परिचित हो सकें। उन्होंने जो सुना उसके अनुसार प्रतियोगिता कड़ी और युद्ध के मैदान की तरह थी, इसलिए कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था।
इसलिए वे यहाँ के भोजन को समझने और परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेमाड आए थे। बेशक इन अकादमियों में परीक्षाओं के लिए 2 आधिकारिक आरंभ तिथियां थीं, 12 मई और 5 अगस्त। पूरे वर्ष में केवल यही प्रवेश तिथियां उपलब्ध थीं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में परीक्षाएं लेना हमेशा बेहतर होता है। फिर से अध्ययन करने के इरादे से आने वालों के अलावा कई नए व्यापारी भी बेमाड के तट पर आ गए थे। वे बेमाड के सामान के प्यार में मदहोश थे, क्योंकि ये सभी सामान बहुत जल्दी बिक गए थे, खास तौर पर खाना। क्या आप जानते हैं कि लोग कितनी बार मसाले, नमक, मक्खन वगैरह खरीदने गए थे? और किसी को अपने पेय और नाश्ते को भी नहीं भूलना चाहिए। भूल जाओ। व्यापारी के रूप में वे आमतौर पर बस की तरह काम करते थे, क्योंकि वे यहाँ वहाँ रुकते थे, जहाँ भी जाते थे व्यापार करते थे। इसलिए उनके जहाज़ों में हमेशा नए खरीदे गए सामान होते थे, या वे सामान जिन्हें वे बेचना चाहते थे। लेकिन बेमाड के मामले में व्यापारियों को एहसास हो गया था कि जब बेमाड की बात आती है तो उन्हें हर यात्रा के लिए इस साम्राज्य में एक खाली जहाज ले जाना पड़ता था, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी बिक जाता था। यहाँ तक कि पोछा, साबुन वगैरह जैसी चीजें भी बहुत सी नौकरानियों और यहाँ तक कि गृहिणियों के लिए जीवन रक्षक थीं। लैंडन वर्तमान में अपनी नई बे X001 जीप रैंगलर को तटीय क्षेत्र की ओर चला रहा था। क्रूज प्रकार के जहाज आखिरकार बनकर तैयार हो गए और अब बे कैरोनियन परिवहन मार्ग की स्थापना का समय आ गया था। महाराज, वह एक सुंदरी है। नहीं, वे सभी सुंदरियां हैं। कई विशाल क्रूज जहाजों के सामने खड़े थे वे सभी कर्मचारी जिन्होंने जहाजों को पार करने में मदद की। साथ ही बेमाड के सभी कार्यस्थलों के सभी राजघराने, पर्यवेक्षक, प्रमुख और मुख्य सहायक। आज वे देखना चाहते थे कि ये तथाकथित क्रूजर क्या थे। और निश्चित रूप से हमेशा की तरह महामहिम लैंडन के डिजाइन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। वास्तव में उत्कृष्ट जहाज सामान्य जहाजों से कहीं बड़ा था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि राक्षसी सुंदरियों के सामने शाही जहाज भी बच्चों का खेल माने जाएंगे। और जो और भी अधिक आश्चर्यजनक था वह यह था कि यह सब धातु से बना था। अगर यह पहले होता तो उन्हें लगता कि यह डूब जाएगा, लेकिन अब कुछ समय से विज्ञान का थोड़ा अध्ययन करने के बाद उनके संदेह जल्दी ही दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने मन में अपनी खुद की अटकलें लगानी शुरू कर दी। क्या यह उछाल था? क्या उन्होंने गणना की, साथ ही वायुमंडलीय हवा और पानी के दबाव को भी ध्यान में रखा? उनके दिमाग में अभी भी हलचल थी, क्योंकि वे अपने सामने बड़े जहाज को देख रहे थे। ज्ञान वास्तव में शक्ति है। लाइट, मोमो और लिंडा ने उत्सुकता से जहाजों को देखा, क्योंकि वे लैंडन से आगे बढ़ो संकेत का इंतजार कर रहे थे। उनके सामने कुल 9 जहाज थे, और प्रत्येक जहाज के साथ इसका ऊपरी आधा हिस्सा डेक से शुरू होकर ऊपर की ओर सभी सफेद रंग से रंगे हुए थे। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती थी वह थी उनके निचले हिस्सों को रंगने के लिए इस्तेमाल किए गए रंग। कुछ गहरे नीले रंग से रंगे हुए थे, बिल्कुल अथाह महासागर की तरह, जबकि अन्य लाल, काले और इसी तरह से रंगे हुए थे। बेशक सभी जहाजों के अलग अलग नाम थे, जैसे द एन्चेंट्रेस, द सॉवरेन, ओएसिस ऑफ द ओशन, क्वीन किम्बरली इत्यादि। बेशक लैंडन कभी भी अपने किसी भी जहाज का नाम टाइटैनिक नहीं रखेगा। कोई नहीं जानता कि क्या होगा, इसलिए लैंडन को धिक्कार है अगर वह कभी अपने यात्रियों के लिए ऐसा दुर्भाग्य लेकर आया। टिम और बाकी लोग लगभग पूजा में घुटनों के बल बैठ गए, क्योंकि वे लैंडन को श्रद्धा से देख रहे थे। महाराज, क्या आप जानते हैं कि आप एक राष्ट्रीय खजाना हैं? नहीं, राष्ट्रीय खजाना आपके नीचे है। महाराज, आप एक हटफिलियन खजाना हैं। आप क्या जानते हैं? वह निश्चित रूप से एक स्वर्गीय खजाना है। एक बार फिर लैंडन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह अपने इन नागरिकों के सामने असहाय रह गया था। ठीक है, चलो द एन्चेंट्रेस पर एक टूर करते हैं। बहुत जल्दी सभी लोग जहाज की ओर बढ़ गए, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि इन सुंदरियों में क्या है। शुरू से ही यहाँ प्रत्येक जहाज में ये थे। मुख्य डेक स्तर से नीचे 3 मंजिलें, वन मुख्य डेक स्तर से ऊपर 8 मंजिलें, और एक खुली छत वाली मंजिल भी। बेशक टूर डेक के नीचे 3 निचली मंजिलों से शुरू हुआ। 3 में से अंतिम 2 सभी मेहमानों के सामान के भंडारण के लिए थे, साथ ही सभी उपयोग में आने वाले जहाज के सामान जैसे कि भोजन, टॉयलेट पेपर और इसी तरह की अन्य चीजें। इन मंजिलों पर कदम रखते ही हर कोई हैरान रह गया कि वे कितनी व्यवस्थित थीं। अंदर कदम रखते ही वे मंजिलों के भीतर कई बड़े गराज आकार के दरवाजे देख सकते थे, और प्रत्येक दरवाजे पर एक नंबर, लॉक सिस्टम और नाम था। बेशक उन्होंने इसे गराज कहा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, लेकिन वास्तव में यह एक शिपिंग कंटेनर था। सरलता के लिए लैंडन ने आवासीय क्षेत्रों को खंडों में विभाजित किया था और उन्हें भंडारण इकाइयां सौंपी थीं। उदाहरण के लिए तीसरी मंजिल पर रहने वाले लोग कमरे 10-30 से सभी ने अपना सामान आवासीय कंटेनर F3R 1030 में रखा होगा, जहां F मंजिल का प्रतिनिधित्व करता है, R कमरे का। इस तरह भंडारण और यहां तक की पहचान सभी के लिए आसान हो जाएगी। प्रत्येक शिपिंग कंटेनर में कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि उसके भीतर विभिन्न आकारों की अलमारियां थीं,
जिसमें छोटे से लेकर बड़े आकार के अतिथि बैग रखे जा सकते थे, और अलमारियों में कई पट्टियां और अन्य गिरने से बचाव तंत्र भी थे, ताकि यात्रा के दौरान बैग सुरक्षित रहें, कहीं ऐसा न हो कि वे गिर जाएं और उनके अंदर कुछ टूट जाए। इन दो निचले भंडारण तलों पर देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके ऊपर की मंजिल, जो डेक के नीचे पहली मंजिल भी थी, युद्ध के लिए थी, यानी अगर कोई उन पर हमला करने की हिम्मत करता। मंजिल के भीतर सभी बिंदुओं के आसपास मिसाइल लॉन्चर तैनात थे, साथ ही मंजिल के भीतर मुख्य सुरक्षा कार्यालय का आधार भी था। इस मंजिल का अपना भंडारण क्षेत्र भी था, जो दुश्मन को खत्म करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और अन्य महत्वपूर्ण हथियार प्रदान करता था। बेशक जब जहाज बाहर यात्रा करने वाले थे तो लैंडन ने स्पष्ट रूप से जहाज़ों को रडार सिस्टम से लैस किया था। सरल शब्दों में, ये सिस्टम उन्हें ये जानने की अनुमति देगा कि आने वाले जहाज या वस्तुएं उनके पास आ रही हैं या नहीं। संक्षेप में, रेडियो सिग्नल जहाज के चारों ओर सभी कोनों से भेजे जाएंगे। वहां से ये सिग्नल बाहर जाते हैं और जहाज पर वापस परावर्तित होते हैं, और निश्चित रूप से सिस्टम रेडियो तरंगों को परिवर्तित करेगा और अनुमान लगाएगा कि आने वाली वस्तु कितनी बड़ी थी, और अगर जहाज को कोई खतरा होता तो अलार्म सिस्टम युद्ध डेक के भीतर बंद हो जाता। साथ ही इस मंजिल पर एक इंजन और इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग और रखरखाव नियंत्रण केंद्र भी होगा, जो इस विशेष नियंत्रण केंद्र में काम करने वालों को छोड़कर सभी के लिए प्रतिबंधित था। और अंत में इसमें एक भस्मक कक्ष था, जहां सभी कचरे को पुनर्चक्रित, नष्ट या प्रबंधित किया जाएगा। यहां इंजीनियरों को जहाज पर अपनी भूमिका निभाने के लिए बुलाया जाएगा। अब तक ये सभी चीजें थीं जिन्हें लैंडन ने डेक स्तर से नीचे रखा था। जहाज के निचले हिस्से से आगे बढ़ते हुए ऊपरी हिस्सा, जिसमें मुख्य डेक और डेक के ऊपर 8 मंजिलें शामिल हैं, निश्चित रूप से सभी भविष्य की यात्राओं का मुख्य आकर्षण होगा। संक्षेप में, डेक फ्लोर पर एक विशाल होटल जैसी इमारत थी जो फ्लोर स्पेस का 3/4 हिस्सा ले रही थी। शेष 1/4 डेक स्पेस खुला था, जो होटल बिल्डिंग के चारों ओर फैला हुआ था। तो कोई इसे बहुत सी खुली जगह से घिरे होटल के रूप में कल्पना कर सकता है। और इस खुली डेक स्पेस के भीतर कोई भी पा सकता है। पीछे एक बड़ा थिएटर, जहां कोई शो और नाटक देख सकता था। विभिन्न स्थानों पर कुर्सियों के साथ कई बड़े खुले लाउंज क्षेत्र, एक मानव निर्मित उद्यान। लैंडन और बाकी लोगों ने अभी डेक स्पेस का दौरा समाप्त किया था, और अब उनके लिए उनके सामने विशाल इमारत को देखने का समय था। वे खुशी खुशी चलते रहे और आपस में बातें करते रहे जब तक कि वे आखिरकार मुख्य लॉबी में नहीं पहुंच गए। महाराज, ये वाकई एक होटल जैसा है। ये बहुत बड़ा है महाराज। इस समय मैं इस जहाज में हमेशा के लिए रहने से भी गुरेज नहीं करूंगा, एक और व्यक्ति ने कहा, जब वह घुटनों के बल बैठा और अपने सामने सफेद क्रिस्टलीय दिखने वाले फर्श को चूमा। फर्श के डिजाइन, पैटर्न और सजावट सभी ने ऐसा महसूस कराया कि वे किसी 5 सितारा लग्जरी होटल में हैं। बस उस जगह में प्रवेश करते ही उनमें से अधिकांश को लगा कि उन्हें अपने परिवार के साथ इन जहाज़ों पर अपनी छुट्टियां बितानी चाहिए। कौन जानता है, शायद वे सिर्फ क्रूज अनुभव के लिए कैरोना जा सकते हैं। जल्द ही असहाय लैंडन ने अपना दौरा जारी रखा, और वह फर्श के चारों ओर अति उत्साहित भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि होटल जैसी इमारत में कुल 9 मंजिलें थीं। अतिथियों की सेवाओं और मनोरंजन के लिए ग्राउंड या मेन डेक फ्लोर, मंजिल 2 पर मनोरंजन भी, कर्मचारियों के लिए स्लीपिंग क्वार्टर के लिए फ्लोर 3, इकोनॉमी क्लास स्लीपिंग क्वार्टर के लिए फ्लोर 4, 5 और 6, बिजनेस क्लास स्लीपिंग क्वार्टर के लिए फ्लोर 7 और 8, फर्स्ट क्लास स्लीपिंग क्वार्टर के लिए फ्लोर 9। फिलहाल लैंडन और बाकी लोग डेक फ्लोर देख रहे थे, जहां आपको मिलेगा चेक इन, बैग सेवाएं, कमरे आवंटन, सहायता डेस्क और भविष्य की बुकिंग के लिए एक विशाल लॉबी, एक बड़ा इंडोर लाउंज, एक विशाल रेस्तरां जिसमें एस्केलेटर और सीढ़ियां थीं जो दूसरी मंजिल पर इसके ऊपरी आधे हिस्से तक जाती थीं, एक क्लिनिक जिसका ऊपरी आधा हिस्सा दूसरी मंजिल पर भी था, एक इंडोर थिएटर जिसका ऊपरी आधा हिस्सा दूसरी मंजिल पर भी था। भले ही एक आउटडोर थिएटर था, अगर बारिश होती तो शो को दरवाजे से अंदर धकेल दिया जाता। एक विशाल कैसीनो, केवल कर्मचारियों के लिए एक छिपी हुई रसोई, एक छिपा हुआ लॉन्ड्री रूम जहां कर्मचारी बिस्तर आदि साफ कर सकते थे, साथ ही उन मेहमानों के अनुरोधों को भी दर्ज कर सकते थे जो लॉन्ड्री सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। और अंत में एक और छिपा हुआ कमरा जो अतिरिक्त सेवाओं के लिए अनुरोध करने वालों की निगरानी करता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक कमरे में दीवार के सामने एक लाल तल होगा, जिसे केवल तभी दबाया जाना चाहिए जब उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। एक बार दबाने के बाद मेहमान को वहां लगे स्पीकर में बोलना होगा। वहां से कमरे में मौजूद लोग सुन सकेंगे और ग्राहकों की जरूरतों का तुरंत जवाब दे सकेंगे। अगर उन्हें रात में रेस्तरां बंद होने के बाद भोजन की जरूरत होती तो कमरे में बैठे लोग वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके ऐसे कामों के लिए जिम्मेदार लोगों से बात करते। इतने बड़े जहाज में संचार हमेशा अहम होता था। बेशक दूसरी मंजिल भी सिर्फ मनोरंजन के लिए थी, क्योंकि इसमें यह सब था, एक बॉलिंग एली, स्पा, जिम, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट, कई दुकानें जो सभी बेमारियन सामान बेचती थीं,
कला और बच्चों और वयस्कों के लिए स्टूडियो, डे केयर सेंटर, कैफे, बार और लाउंज 24/7 खुले। क्लिनिक का ऊपरी आधा हिस्सा, रेस्तरां का ऊपरी आधा हिस्सा, इंडोर थिएटर का ऊपरी आधा हिस्सा और अंत में एक लाइब्रेरी। इन मनोरंजन स्थलों को देखकर सभी ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे अपने परिवारों के साथ अपनी भविष्य की छुट्टियों की यात्राओं के बारे में सोचने लगे। सब कुछ विश्राम के लिए था। उन्होंने मुख्य मनोरंजन मंजिलों को देखना समाप्त कर दिया और अंत में आवासीय क्षेत्रों को देखने का समय आ गया। लैंडन को परिवहन मंत्री के साथ परिवहन मार्ग प्रणाली पर आधिकारिक रूप से चर्चा करने के लिए चीजों को जल्दी से जल्दी समेटना था। जल्द ही कैरोनियन शूरवीर प्रशिक्षण के लिए आने वाले थे और लैंडन को चीजों को जल्दी करने की जरूरत थी। सांता के एक व्यापारी मित्र से मिले संदेश से रानी पेनेलोप वर्तमान में यहां आ रही थी, यहां तक कि अभी भी जब वह दौरा कर रहे थे। अनुबंध के अनुसार उन्होंने शूरवीरों के आने से पहले ही डिलीवरी करने का वादा किया था, इसलिए समय उनके पक्ष में नहीं था। ठीक है, चलो अब आवासीय मंजिलों को देखते हैं। 9 दौरा जारी रहा और निष्कर्ष स्टाफ क्वार्टर के लिए इसने पूरी तीसरी मंजिल को कवर किया और इसमें 180 कमरे थे। बाईं ओर 80, दाईं ओर 80 और किनारों पर 20। आपको ये जानना होगा कि लैंडन के क्रूजर अधिकांश क्रूजर से छोटे थे और कहा जा सकता है कि वे पृथ्वी पर मौजूद उन विशाल क्रूजर के 70% तक मापते हैं। इसलिए जब इन मंजिलों की बात आती है तो अधिकांश क्रूज जहाजों में आवासीय मंजिल के भीतर कम से कम 260 चौड़े कमरे होते हैं। लेकिन चूंकि उनके कमरे छोटे थे, इसलिए निश्चित रूप से कमरों की संख्या भी भिन्न होगी। फिर भी कमरे होटलों की तरह बनाए गए थे, अपने स्वयं के बेडरूम, शौचालय, कोठरी स्थान और यहां तक कि एक आरामदायक बैठने की जगह के साथ। बेशक जितना ऊपर चढ़ा जाता है, कमरे उतने ही विशाल और शानदार होते हैं। वैसे भी प्रत्येक कर्मचारी आवासीय कमरे में 2 बंक बेड थे, जिसमें एक ही निवास में कुल 4 लोग रह सकते थे। बेशक लैंडन ने कमरों को इस तरह से डिजाइन किया था कि कर्मचारियों को तंग महसूस न हो, क्योंकि सभी के पास पर्याप्त सांस लेने की जगह थी। संक्षेप में इस मंजिल पर कुल 720 कर्मचारी रह सकते थे। 184। अगर कोई सोच रहा था कि यह संख्या बहुत ज्यादा है, तो उन्हें वास्तव में क्रूज प्रबंधन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जहाज के सुचारू संचालन के लिए ज्यादातर क्रूजों में कम से कम 2500 कर्मचारी होते हैं। सुरक्षा गार्ड से लेकर जहाज के इंजीनियर, मैकेनिक, फ्लोर क्लीनर और रूम क्लीनर, रसोई, कैसीनो, रेस्टोरेंट, स्पा और जहाज के अंदर सभी अन्य पहलुओं तक। कोई यह भी तर्क दे सकता है कि यह संख्या बहुत कम थी। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्मचारियों को किसी भी ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए सतर्क रहना पड़ता था, चाहे वह कोई भी समय हो। इसलिए उन्हें हर समय 24 घंटे पर्याप्त स्टाफ की जरूरत थी। इकोनॉमी क्लास के लिए यह जहाज के अंदर 4, 5 और 6 मंजिलों को कवर करता था। इनमें भी 180 कमरे थे, लेकिन ये स्टाफ वाले से ज्यादा आलीशान थे। इसलिए स्टाफ के सदस्यों की तरह बंक बेड के बजाय इनमें नियमित होटल के बेड होंगे, और जो लोग पहले से बुकिंग करते थे वे चुन सकते थे कि उन्हें किस तरह का कमरा चाहिए। साथ ही उनके परिवार के आकार के आधार पर उनके कमरों में या तो 2 बेड हो सकते थे या सिर्फ एक। बेशक इकोनॉमी क्लास के लिए उनके कमरों में सिर्फ सिंगल, ट्विन, फुल या डबल साइज के बेड होंगे। निष्कर्ष यह है कि एयरलाइंस की तरह ही अगर कोई पहले बुकिंग करता है और किसी खास तरह के कमरे के लिए अनुरोध करता है तो उसे आरक्षित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई देर से बुकिंग करता है और उसे जिस तरह के कमरे की जरूरत है वह सब आरक्षित है, तो उसे इसके बजाय दूसरे विकल्प के लिए समझौता करना होगा। बेशक बहुत बड़े परिवार वाले लोगों के लिए ज्यादा विकल्प देने के लिए लैंडन ने नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति अकेले यात्रा करते समय ऐसा कमरा बुक नहीं कर सकता जिसमें एक से ज्यादा बिस्तर हों। अभी के लिए ये नियम बना रहेगा, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से इसे हटा दिया जाएगा। बिजनेस क्लास के आवासों को देखें तो वे 7वीं और 8वीं मंजिल पर मिलेंगे। 180 आवास कमरे होने के बजाय इन मंजिलों पर 100 आवास कमरे थे, और तुरंत ही कोई भी व्यक्ति इकोनॉमी क्लास के आवासों से कई बड़े अंतरों को पहचान सकता था। सबसे स्पष्ट अंतर यह था कि हर आवास इकोनॉमी क्लास के आवासों से कहीं ज्यादा बड़ा था, और उसमें कई कमरे भी थे। बैठने की जगह अब एक अलग कमरे में थी, और उसमें एक डाइनिंग टेबल भी थी, और वहां एक वॉक इन क्लोजेट भी था। साथ ही उन लोगों के लिए अलग कमरे भी थे जिन्हें एक बिजनेस क्लास निवास में 2 बिस्तरों की आवश्यकता थी। साथ ही इन निवासों में अब बालकनियां थीं, जो या तो समुद्र को देखती थीं, साथ ही नीचे के आसपास के डेक को भी। बेशक इन कमरों के भीतर सभी बिस्तर क्वीन साइज के थे। प्रथम श्रेणी के मेहमानों के लिए वे केवल 9वीं मंजिल के आधे हिस्से पर कब्जा करते थे। कुल मिलाकर केवल 25 स्वीट्स थे, 10 बाईं ओर, 10 दाईं ओर और 5 बगल में। संक्षेप में प्रत्येक प्रथम कक्षा में लगभग 2 बिजनेस क्लास निवास फिट हो सकते थे। यहाँ प्रत्येक कमरे का अपना निजी बटलर या परिचय था, जो उनकी पीठ पर रहता था और उनकी यात्रा के दौरान उन्हें बुलाता था। ऊंची छत वाले स्वीट्स बेहद विशाल थे और उन्हें रसोई के बिना 2 मंजिला घर की तरह डिजाइन किया गया था।
स्वीट्स में बाहरी आंगन के आकार की बालकनियां थीं, एक सीढ़ी जो ऊपर के बेडरूम तक जाती थी, एक और कमरा जो दूसरे बेडरूम के रूप में काम करता था, एक जकूज़ी और एक वाइन और पेय पदार्थ की जगह जिसमें 2 शैंपेन की बोतलें और 2 अन्य पेय पदार्थों से युक्त एक पूरक डिलक्स पे पैकेज था। इसमें एक और भी बड़ा वॉक इन क्लोजेट, एक पूरा लिविंग रूम क्षेत्र, एक विशाल आकार का बाथरूम, एक निजी कार्यालय और जहाज पर हर चीज तक VIP पहुंच भी थी। इसमें असीमित स्पा उपचार शामिल थे जिन्हें उनके स्वीट्स में ही किया जा सकता था, बजाय दूसरी मंजिल पर स्थित स्पा में जाने के। संक्षेप में, उन्हें हमेशा हर चीज का सबसे अच्छा मिलता था, जैसे प्राथमिकता बोर्डिंग, प्राथमिकता प्रस्थान और विशेष भोजन जहां वे स्वादिष्ट शेफ के साथ अंतरंग हो सकते थे और उनके भोजन को उनकी आंखों के सामने पकाया जा सकता था। साथ ही उन्हें जिम के भीतर VIP अनुभवों, सभी शो के लिए अग्रिम पंक्ति की सीटों आदि तक पहुंच प्राप्त होती थी। 9वीं मंजिल के दूसरे आधे हिस्से के लिए यह क्षेत्र जहाज के कप्तानों, जहाज पर मौजूद डॉक्टरों और साथ ही डेक के नीचे युद्ध सैनिकों के आवासीय क्षेत्र थे। मंजिल के केंद्र में एक दीवार थी जिसने दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे को देखने से रोक दिया था। क्योंकि लैंडन नहीं चाहता था कि प्रथम श्रेणी के VIP उन्हें देखें, साथ ही उसने डेक स्तर से एक निजी लिफ्ट बनाई थी जो उन्हें कप्तानों, डॉक्टरों और सैनिकों को सीधे उनके आवासीय अनुभागों तक ले जाती थी। जहां तक उनके कमरों की बात है, वहां प्रत्येक VIP निवास के शयन कक्षों के भीतर लैंडन ने वहां कई बंद बेड रखे थे जैसे कि वे सेना में हों। फिर से इस मंजिल पर एक अच्छी तरह से छिपे हुए क्षेत्र में यहां कैप्टन का नियंत्रण और नेविगेशन केंद्र मिलेगा। किसी को यह जानना था कि डेक के नीचे के सैनिकों को केवल जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, लेकिन जब बात वास्तव में इसे हिलाने वालों की आती है तो वे कैप्टन ही होंगे। नियंत्रण केंद्र में एक ऊपरी मंजिल और एक निचली मंजिल थी, साथ ही ऊंची छत और कांच की खिड़कियां थीं क्योंकि यह प्रथम श्रेणी की मंजिल के भीतर था। अगली मंजिल आखिरी मंजिल थी जो कि मूल रूप से 9वीं मंजिल से ऊपर एक खुला डेक क्षेत्र था। वहां एक स्विमिंग पूल, कई लाउंज, एक आउटडोर बार, एक और बगीचा और यहां तक कि 3 आउटडोर स्नैक रेस्तरां भी मिलेंगे। बेशक पूल का उपयोग करने के लिए पानी में कूदने से पहले किसी को पूरी तरह से ढके हुए स्विमवेयर में से कोई भी खरीदना पड़ता था। मोजे, जूते आदि पहनकर तैरना मना है। जो लोग तैर नहीं सकते वे आम फ्लोट्स को भी निःशुल्क साइन आउट कर सकते हैं। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ठीक हैं, पूल को बहुत गहरा नहीं बनाने का फैसला किया गया था। क्रूजर में इतनी सारी विशेषताओं के साथ लैंडन को उम्मीद थी कि हर कोई अपनी यात्रा के दौरान मजे करेगा। क्या तुमने वह प्रथम श्रेणी का स्वीट नहीं देखा जिसमें सीशेल सोफा था? भाई, यह अद्भुत था, मैं सही जानता हूँ। और मत भूलना, महामहिम ने कहा था कि प्रत्येक कमरे में एक निजी बटलर नियुक्त किया जाएगा। पूरी बात विलासिता की चीखें निकालती है। रुको, लेकिन तुम्हें स्टाफ क्वार्टर कैसा लगा? ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि वहां के कमरे झाड़ू की अलमारी या कुछ और जैसे दिखेंगे, क्योंकि वे मूल रूप से यहां काम करने आए थे, न कि छुट्टी मनाने। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से महामहिम ने स्टाफ रूम को एक मानक होटल के कमरे की तरह बनाने का अनुरोध किया था। क्या तुम भूल गए? महामहिम ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति निराशाजनक जगह पर रहता है तो यह उसके काम को प्रभावित कर सकता है, और अंततः खुद को भी। इसलिए उन्होंने उस जगह को उनके लिए यथासंभव आरामदायक बनाया। एन्चेंट्रेस से बाहर निकलते ही सभी ने खुशी खुशी बातचीत की। उनके मन में वे निश्चित रूप से अपनी छुट्टियों का उपयोग इस क्रूज अनुभव को पाने के लिए करेंगे। भले ही उन्होंने बेमार्ट के होटलों में पहले भी विलासिता देखी हो, फिर भी जहाजों के भीतर यह सब देखना लुभावनी थी। ये वैसा ही एहसास था जैसा लोगों को सिंगापुर या दुबई जैसी जगहों पर जाने पर होता है। धरती पर वापस आकर सभी ने मूल रूप से उन क्षेत्रों में रखी गई अधिकांश विशेषताओं को देखा था, लेकिन फिर भी वे उन क्षेत्रों को विस्मय से क्यों देखते थे? सुंदरता, वास्तुकला, सजावट, दर्शनीय स्थल इत्यादि सभी का ध्यान आकर्षित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए कोई भी हो, वे फिर भी कुछ हद तक चकित हो जाते थे। और भले ही उनमें से कुछ ने जहाजों के निर्माण में सहायता की थी, फिर भी वास्तव में दौरे के लिए जहाज पर कदम रखना और पूरा रूप देखना एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि निर्माण पूरा होने के बाद उनमें से कुछ ने अभी तक जहाज के कुछ हिस्सों को देखा भी नहीं था, क्योंकि अधिकांश हिस्से बंद हो जाने के बाद बंद कर दिए गए थे। इसलिए निश्चित रूप से वे उत्साहित थे। दूसरी ओर लैंडन वर्तमान में पुल्थर के साथ एक नवनिर्मित क्रूज मैनेजमेंट कंपनी की ओर बढ़ रहा था, जो परिवहन मंत्री के रूप में नवनियुक्त था। ये कंपनी केवल श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए थी। यहाँ लेखाकार, सचिव, सफाईकर्मी, जहाज इंजीनियर, रसोइया इत्यादि के लॉकर रूम होते थे, और यहाँ तक कि यहाँ प्रोजेक्ट चर्चाएं भी होती थीं। खास तौर पर इंजीनियर, अगर कोई नया प्रोटोकॉल जारी किया जाता तो उन्हें कंपनी के भीतर इसके बारे में बताया जाता। कंपनी साइट पर पहुंचने पर वे जल्दी से वहां के एक कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गए। आज वे कंपनी के सभी प्रमुखों के साथ एक भव्य बैठक करेंगे, चाहे वह संचालन प्रमुख हो, लेखा प्रमुख हो या गुणवत्ता प्रबंधन कार्मिक प्रमुख हो। आज की बैठक में सभी उपस्थित थे। चीफ सेजर, आप कल रात ही कैरोना से लौटे थे।
कैरोना ने जो हमसे कहा था उसे पूरा करने में कितनी प्रगति की है? लैंडन ने कॉन्फ्रेंस टेबल के दाईं ओर 3 सीट दूर बैठे लाल बालों वाले व्यक्ति से पूछा। महाराज, हो गया। एस्टेट में सिर्फ 2 विशाल 3 मंजिला इमारतें हैं, साथ ही सुरक्षा कर्मियों के लिए एक छोटी इमारत है। उस व्यक्ति ने अवचेतन रूप से अपनी घनी लाल दाढ़ी को सहलाते हुए उत्तर दिया। लैंडन ने ज्यादा समय बचाने के लिए एक साधारण इमारत बनाने के लिए कहा था। सीमेंट के बिना कैरोना को पूरी तरह से पत्थर से बनी इमारतें बनानी पड़ीं, और यह अपने आप में बहुत ज्यादा लागत प्रभावी और समय लेने वाला था। इसलिए वह एस्टेट के भीतर सिर्फ 4 इमारतों से ज्यादा नहीं चाहता था। कैरोना में अपने कार्यालय का निर्माण पूरा होने के बाद उनका अगला एजेंडा प्रशिक्षण था। चीफ विनीफ्रेड, प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? महाराज, कैप्टन और इंजीनियर मछली पकड़ने वाले जहाजों, टग जहाजों और कुछ मालवाहक जहाजों का उपयोग करके प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो 2 महीने पहले बनकर तैयार हो गए थे। और हमने उन्हें सिम्युलेटेड कमरों में भी प्रशिक्षण दिया था, जिसमें सभी नियंत्रण भी थे। महाराज, अब तक केवल 48% कैप्टन और नेविगेशन अधिकारी ही तैयार हैं। बाकी लोगों के लिए उन्हें थोड़ा और समय चाहिए, इससे पहले कि वे आत्मविश्वास से आदेश दे सकें या अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकें। एक 29 वर्षीय महिला ने कहा। बुरा नहीं है, फिलहाल ये काफी अच्छा है, क्योंकि हर क्रूज पर एक साथ कम से कम 60 लोगों की टीम होगी। जो लोग मजबूत हैं वे कमजोर लोगों की मदद करेंगे जहाजों को चलाते समय। साथ ही अगले 1 साल तक हर ट्रिप में हर समय 5 सुपरवाइजर होंगे जो सभी की देखरेख करेंगे। इस तरह हर कोई सीख सकेगा और नौकरी में अनुभव प्राप्त कर सकेगा। लेकिन निश्चित रूप से आधिकारिक रूप से लॉन्च होने से ठीक पहले हम उन्हें अगले 3 हफ्तों तक क्रूजर का उपयोग करके 5 परीक्षाएं देंगे। सभी ने सिर हिलाया और सुनते रहे। कैप्टन डेरियस, क्या आपने नौकरी के लिए पर्याप्त मरीन सैनिकों का चयन किया है? हाँ महाराज। अच्छा, बाकी लोगों की तरह उन्हें भी अलग अलग परीक्षाएं देनी होंगी। इसके बाद उन्होंने जल्दी से शेड्यूलिंग का काम निपटाया। कैरोना में बोर्डिंग सोमवार को सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे होगी। साथ ही गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे होगी। जबकि बेमाड में बोर्डिंग मंगलवार को सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे होगी, और शुक्रवार और रविवार को भी सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे होगी। अभी के लिए प्रत्येक दिन बोर्डिंग के लिए यही एकमात्र समय अंतराल था, लेकिन निश्चित रूप से जब भविष्य में और जहाज बनाए जाएंगे तो शेड्यूल में और समय अंतराल भी जोड़े जाएंगे। 9 जहाज उपलब्ध थे और साप्ताहिक रूप से कुल 16 यात्राएं करनी थीं। प्रत्येक यात्रा को पूरा करने में अधिकतम 2.5 दिन लगते थे। इसलिए एक उचित कार्यसूची तैयार करने के बाद, जिसमें श्रमिकों के आराम, मौसम की देरी और इसी तरह की अन्य बातों को ध्यान में रखा गया था, लैंडन और उनकी टीम अब आधिकारिक तौर पर कैरोनियन क्रूजर लॉन्च करने के लिए तैयार थी। कहीं खुले पानी में श्वाहा श्वाहा लहरें एक दूसरे से धीरे धीरे टकरा रही थीं, जैसे ही वे दिशाओं से धीरे धीरे आ रही थीं। एक विशाल बेड़े पर कोई एक युवा लड़की को देख सकता था जो अपने हाथों में तलवार लेकर कड़ी मेहनत कर रही थी। स्विश स्विश स्विश, उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांध रखा था और वह लगातार कई बार हवा में उड़ रही थी। महाराज, आपके दोपहर के भोजन का समय हो गया है। यदि आप अभी नहीं जाते हैं तो अच्छा ठंडा हो जाएगा, उसके शूरवीरों में से एक ने कहा। मैं अभी आता हूँ होरिस _ जल्द ही युवती ने अपनी तलवार को म्यान में रख लिया और नीचे शांत पानी को देखा। अब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह निश्चित रूप से इस दूध और शहद की भूमि के बारे में उत्सुक थी जिसके बारे में वह सुन रही थी। जल्द ही वह देखेगी कि यह बेमाड वास्तव में कैसा है। लेकिन उसे और कुछ बेमाडियन को पता नहीं था। कई सेनाएं पहले से ही बेमाड के चारों ओर चुपचाप इकट्ठा हो गई थीं, क्योंकि वे भी इस वादा किए गए देश पर अपना कब्जा करना चाहते थे। रिवरडेल सिटी अर्काडिना एक बड़े डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हुए जहां मार्डर शैनन, सिटी लॉर्ड सैंडर्स और उनके आदमी थे। उन्होंने अभी अभी बेमाड से कुछ डिब्बाबंद टूना के साथ रेमन नूडल्स खाए थे और कुछ ठंडे पेय पदार्थ पी रहे थे। भोजन ने वास्तव में उनके स्वाद कलियों को और अधिक के लिए उत्तेजित कर दिया था, जबकि पेय, जिन्हें ठंडे पानी में रखा गया था, ने उनके पूरे अंदर खुशी से झूमने को मजबूर कर दिया था। दिन का समय खत्म हो गया था और अब काम पर लगने का समय आ गया था। एक बार फिर मैं आप सभी का अपने घर में स्वागत करता हूँ। आप बहुत विनम्र हैं सिटी लॉर्ड मार्डर। इसके बजाय हमें आपको हमारे सिर पर छत देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो वापस काम पर आते हैं। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है, इमारतों से लेकर लोगों के रहने के तरीके तक। और भले ही उनके पास कोई नाइट अकादमी नहीं है, उनके पास जो कुछ नाइट हैं वे सभी अच्छी तरह से प्रशिक्षित नाइट लगते हैं। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए हमें अपने पक्ष में पर्याप्त लोगों और पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। तो मुझे बताओ, इस ऑपरेशन के लिए आपके पास कितने आदमी हैं? 6000 मेरे लॉर्ड _ पहले मार्डर ने सोचा होगा कि बेमाद से निपटने के लिए ये राशि पर्याप्त है, लेकिन ये तब की बात है जब वह खुद शहर में कदम नहीं रखा था। इसके बारे में सुनना और इसे खुद देखना
दो पूरी तरह से अलग चीजें थीं। जब उसने अपने आदमियों से कहानियां सुनी तो उसे लगा कि यह संख्या पर्याप्त होगी, लेकिन नए स्थापित साम्राज्य का दौरा करने के बाद वह खुद को थोड़ा डरा हुआ महसूस करने से नहीं रोक सका। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि यह संख्या कुछ भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लगा, लेकिन उसने ऐसा किया। इसे डर कहें, सहज ज्ञान या कुछ और, लेकिन वह जानता था कि इन बेमारियन को सफलतापूर्वक हराने के लिए उसे कम से कम अपनी क्षमता से दोगुनी राशि की आवश्यकता थी। तो इस पूरे समय वह अपनी खोज में सहायता करने के लिए एक सहयोगी की तलाश कर रहा था। भले ही उसे इन सहयोगियों को बेमार्ड का एक निश्चित हिस्सा देना पड़े, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि यह एक हारी हुई लड़ाई लड़ने से बेहतर है। बेशक किसी भी सहयोगी को चुनने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड ये था कि वे बैरन कैन या उसके अन्य दुश्मनों के करीब नहीं होने चाहिए। शहर के स्वामी सैंडर्स से मिलने से पहले उसने कई महीनों तक संभावित सहयोगियों की तलाश की थी। सैंडर्स के इलाके के आसपास के उसके जासूसों ने सैंडर्स की कुछ योजनाओं की जानकारी उसे दे दी थी, इसलिए उसने सैंडर्स को एक पत्र भेजा था और बाकी सब इतिहास है। सैंडर्स के लिए उसे मार्डर के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि वह लड़के का इस्तेमाल बेमार्ड पर अपनी जीत को और सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है। फिर उसे ये भी लगा कि मार्डर ऐसा व्यक्ति था जिसे वह किसी भी समय जरूरत पड़ने पर कुचल सकता था, इसलिए बहुत शक्तिशाली सहयोगियों के साथ काम करने के बजाय बी ग्रेड वाले के साथ काम करना कहीं बेहतर था। क्योंकि ये जोड़ ग्रेड वाले आमतौर पर पूरा शो खत्म होने के बाद एक दूसरे को धोखा देते हैं। जरूर उसकी योजना अपने सहयोगी को धोखा देने की थी, क्योंकि वह पूरे बेमार्ड को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन इसके लिए काम करने के लिए केवल नए नियुक्त सत्ताधारियों को धोखा देना आसान होगा। 6000 आदमी, हम बुरा नहीं है, और आप कहते हैं कि इस सप्ताह के भीतर किसी समय 1000 और आ जाने चाहिए। सैंडर्स ने मार्डर को ध्यान से देखते हुए उत्सुकता से पूछा। ये सही है लॉर्ड सैंडर्स, इस समय मेरे पास बस इतना ही है, मार्डर ने शांति से उत्तर दिया। सच में उसके पास पहले से ही कुल 13,071 आदमी थे, लेकिन वह अपने सभी लोगों को सिर्फ इस लड़ाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता था। शहर का सरदार बनने से पहले उसके पिता ने उसे गुप्त रूप से 3025 आदमी दिए थे, और शहर का सरदार बनने के बाद आर्केडियन नियम के अनुसार उसे फिर से 6000 और मिल गए। लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसके पिता के सभी आदमी अचानक गायब हो गए या मर गए, इसलिए उसने अपने पिता के सभी लोगों को विरासत में पाने का विशेषाधिकार खो दिया। इसलिए उसके पास केवल 9025 सैनिक बचे थे, जो कि अधिकांश शहर के सरदारों के लिए बहुत कम संख्या थी, क्योंकि उनके पास आमतौर पर आसपास कई छिपे हुए शिविर भी होते थे। इसलिए पिछले 7 महीनों में वह कई किसानों की भर्ती, अपहरण और जाल बिछा रहा था, साथ ही उन गुलाम शूरवीरों की भर्ती कर रहा था जिन्हें युद्ध या लड़ाई हारने के बाद पकड़ लिया गया था और बेच दिया गया था। इसलिए उसके पास पहले से जो था उसके अलावा आज की तारीख में उसके पास कुल 13,071 सैनिक थे, लेकिन उसने इस लड़ाई के लिए केवल 7,000 का उपयोग करने का फैसला किया। अगर आपको मेरे पूछने में कोई आपत्ति न हो तो मेरे प्रभु, लेकिन आपके पास कितने आदमी हैं? मार्डर ने भी पूछा। ठीक है, मैंने इस लड़ाई के लिए 9000 आदमी लाए हैं। ये पर्याप्त होना चाहिए, है न? मेरे प्रभु, ये पर्याप्त से भी अधिक है, मार्डर ने उत्साह से कहा। इस संख्या के साथ बेमार्ड निश्चित रूप से उनका होगा। अब उनके पास कुल 16,000 शूरवीर थे। मेरे प्रभु, आपने ये भी उल्लेख किया था कि आप बहुत सारा बर्फ पाउडर लाए हैं। हाँ, मेरे कुछ कीमियागरों ने इसे कुछ समय पहले बनाया था। कुल मिलाकर हम ऑपरेशन के लिए 52 बैरल से ज्यादा बर्फ पाउडर लाए। मार्डर की तरफ से हर कोई, जिसमें खुद मार्डर भी शामिल था, आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके देख रहा था। 52 बैरल, वह वास्तव में इतनी हास्यास्पद मात्रा में लाया था। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? किसी को ये जानना था कि अपने पास मौजूद सारे पैसे के साथ मार्डर अधिकतम 6 बैरल ही खरीद पाएगा, लेकिन यह आदमी वास्तव में 52 बैरल ला सकता था। बेशक मार्डर जानता था कि यह सब कीमियागरों की बदौलत था, लेकिन यह अपने आप में दिखाता है कि सैंडर्स कितना अमीर था। उसके पास व्यक्तिगत रूप से कोई कीमियागर नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक को पेरोल पर रखना, जबकि उसकी पूरी वफादारी की मांग करना, उसे एक बड़ी रकम देनी पड़ती जो अब वह वहन नहीं कर सकता था। लेकिन सैंडर्स के पास एक नहीं बल्कि कई कीमियागर थे। इसी वजह से मार्डर और उसका दोस्त लोग सैंडर्स को थोड़ी श्रद्धा से देखते हैं। बर्फ के पाउडर के बारे में सोचते हुए मार्डर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इतनी मात्रा में वे कैसे हार सकते थे? वह बेमार्ड गया था और उसने वहां कभी बर्फ के पाउडर को नहीं देखा था या सुना था, इसलिए उसे यकीन था कि एक बार जब वे बेमार्डियन पर बर्फ के पाउडर के तीर बरसाएंगे तो उनके आगंतुकों को निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी। हमारे समझौते के अनुसार एक बार यह सब खत्म हो जाए, हम शहर के भीतर प्रत्येक जिले को समान रूप से साझा करेंगे, है न? बेशक मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूँ लॉर्ड मार्डर, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जिला आय, तटीय क्षेत्र, बेमार्ड का साम्राज्य।
प्रकृति इन अंतिम दिनों में अपने चंचल चरण में थी। जैसे ही फूल खिलने लगे, तितलियां खुशी से इधर उधर उड़ने लगी और घास की हरियाली जल्द ही पेड़ों से गूंजने लगी। सुबह की धूप नर्म और हल्की थी, जो हटफिलियन मैदानों की ओर कुछ गर्मी दे रही थी। तटीय क्षेत्र के भीतर समुद्र की हवा धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, जैसे वह सभी को सुनने के लिए अपनी सामान्य लोरी गा रही हो। हवा की ठंडी शुष्कता लहरों को एक साथ घुमा रही थी, जिससे समुद्र का नमकीन स्वाद जीभ पर आ रहा था। समुद्र में आगे तक फैले खूबसूरत बंदरगाह पर बंदरगाह के चारों ओर व्यवस्थित तरीके से कई जहाज खड़े देखे जा सकते थे, जैसे कि यह एक कार पार्क हो। बेशक जबकि कुछ जहाज भावनाहीन रहे, अन्य जल्द ही बंदरगाह से उड़ गए, जबकि अन्य इसके बजाय इसके पास पहुंच गए। बंदरगाह पर वर्दी पहने कई कर्मचारी मिल जाएंगे, जो आगंतुकों का स्वागत करने या उन्हें विदा करने में मदद कर रहे थे। प्रिय अतिथियों, बेमार्ड में ठहरने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपकी यात्रा संतोषजनक रही होगी। आपका दिन शुभ हो और वापसी की यात्रा सुरक्षित हो। हम आपसे फिर मिलने के लिए उत्सुक हैं। अलविदा। बेमार्ड में आपका स्वागत है प्रिय अतिथियों। कृपया मेरे पीछे आइए और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ चेक इन कर सकते हैं। बेशक सभी कर्मचारियों को तटीय बंदरगाह की ओर कर्मचारियों को विदा करने, उनका अभिवादन करने या उनका नेतृत्व करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग माल परिवहन के प्रभारी थे, जबकि अन्य लंगर के रूप में काम करने वाली रस्सियों को खोलने में मदद कर रहे थे। पूरा क्षेत्र गतिविधि से भरा हुआ था, क्योंकि हर कोई अपने दिन को व्यस्तता से बिता रहा था। बंदरगाह पर 3 विशाल जहाज जल्द ही गोदी के पास पहुंच गए। बहुत जल्दी कई कर्मचारी जहाज पर सवार लोगों की सहायता के लिए दौड़े। जहाजों को हार्बर स्टेशन 92, 96 और 97 के भीतर लंगर डाला गया। पॉप जहाज को डॉक किया गया और जल्द ही बंदरगाह के डॉक पॉइंट और जहाज के प्रवेश निकास के बीच एक बड़ा बोर्ड रखा गया। कार्गो को बाहर लाया गया और कई बड़े बैगेज ट्रॉलियों पर रखा गया। और जल्द ही जब जहाज पर सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए, वे जल्दी से एक ही बार में बाहर निकल गए। दीन 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 वे एक समान रूप से आगे बढ़े, क्योंकि वे सभी बंदरगाह में कदम रखते हुए अपने नेता के चारों ओर शांति से चले। बेमार्ड में आपका स्वागत है सम्मानित अतिथियों। आपका सामान सुरक्षित कर लिया गया है और आप जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सभी चेक इन तटीय बंदरगाह के भीतर किए जाएंगे। मेरा नाम शीला है और यदि आप बेमार्ड में पहली बार आए हैं तो मैं आज के लिए आपकी गाइड रहूंगी। तो मैं आपको कैसे संबोधित कर सकती हूँ मिस? आप मुझे पेनेलोप कह सकते हैं। पेनेलोप थाईलार्ड। पेनेलोप और उसके आदमी महल के दर्शक हॉल में उस प्रसिद्ध शासक की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसका नाम कैरोना में तूफान मचा रहा था। वे महामहिम लैंडन बान की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि वह स्वर्ग से आया एक दूत था, जबकि अन्य लोगों ने कहा कि वह एक भगवान था जो ऊपर से इन नश्वर मैदानों में उतरा था। बेशक दूसरों के लिए वह एक अत्यंत धन्य व्यक्ति था, जिसे कैरोना को बेहतर बनाने के लिए भेजा गया था। कुल मिलाकर जिसने भी उसे देखा था, वह व्यक्ति के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ कैरोना लौट आया था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। अधिक विशेष रूप से यह उसका मन था जो अथाह था। अकेले शब्द वर्णन नहीं कर सकते थे कि वे अभी क्या महसूस कर रहे थे। जरूर उन्होंने बेमार्ड के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कहानियां उस जगह को बिल्कुल भी ठीक से चित्रित नहीं करती हैं। कोई भी इसे कैसे भी समझाए, ये देखना कि वे किस बारे में बात कर रहे थे निश्चित रूप से एक गेम चेंजर था। और पूरी ईमानदारी से उन्होंने सोचा कि कुछ कहानियां मनगढ़ंत थीं, क्योंकि कुछ कहानियां उनके लिए विश्वास करने के लिए बहुत कठिन थीं। लेकिन अब वे बेहतर जानते हैं। पेनेलोप हॉल में चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि वह अपने अराजक मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश कर रही थी। हर किसी की तरह उसे भी ऐसा लगा कि वह एक अलग दुनिया में थी। जब से उसने बंदरगाह देखा और यहाँ तक कि विशाल जहाज, क्रूज जहाज जो अंतिम बंदरगाह लेन पर खड़े थे, उसे लगा जैसे उसने वास्तव में एक चमत्कार देखा है। यह अब तक का सबसे बड़ा जहाज था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके ऊपर कई इमारतें बना दी हों, क्योंकि यह एक छोटे पहाड़ जितना ऊंचा था। उसके अपने दृष्टिकोण से एक सामान्य नियम के रूप में पेनेलोप ने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से छिपाना सीख लिया था, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। जैसे ही उनके अलग थलग चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, उसे अपने खून में खुजली महसूस हुई, क्योंकि वह जहाज पर चढ़ना चाहती थी और उसके सभी अजूबों को देखना चाहती थी। और बेमार्ड आने के बाद से ऐसा महसूस करने वाला वह एकमात्र समय नहीं था। जब से उसने VIP पास के साथ तटीय बंदरगाह में कदम रखा, जब से वह बंदरगाह के चारों ओर भूमि और दुकानों को देखा, उसके बाद तटीय बंदरगाह से यहाँ तक की सवारी, वह इस बात से पूरी तरह से चकित थी कि यह छोटा सा साम्राज्य कितना उन्नत था। उसके सामने खूबसूरती से तैयार किए गए महल की तो बात ही छोड़िए, जो उसके महल से 10 गुना बेहतर था। उसने पहाड़ियों जितनी ऊंची कांच की इमारतें, रात जितनी चिकनी और काली सड़कें, पैदल चलते या गाड़ी चलाते समय सभी लोग संपन्न दिख रहे थे, ट्रेन जो उनके सिर के ऊपर से गुजर रही थी, और भी बहुत कुछ। संक्षेप में, इस यात्रा के दौरान
उसने और उसके सभी शूरवीरों ने इतनी बार अपना सिर घुमाया कि यह चमत्कार ही था कि उन्हें चक्कर नहीं आया। साम्राज्य के बारे में 2 चीज़ों ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया। पहली थी इसकी ग्राहक सेवा। आने के बाद से उन्होंने देखा कि चाहे वे खुद हों या दूसरे मेहमान, सभी के साथ सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाता था। लोग दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये देखकर कोई शासक के असली स्वभाव को देख सकता है। वे सबसे गरीब और फटेहाल आगंतुकों से भी उचित ध्यान से पेश आते थे, क्योंकि वे उनके आने जाने को आरामदायक बनाते थे। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने बेमार्ट को उनकी सेवाओं के लिए 5 स्टार रेटिंग दी। दूसरी चीज जिसने उन्हें हैरान किया वह थी पूरे साम्राज्य की सफाई। ये बेहद साफ था और यहाँ तक कि अच्छी तरह से पक्के फुटपाथ भी किसी भी तरह की गंदगी से रहित थे। किसी को ये पता होना चाहिए कि दूसरे साम्राज्यों में कोई व्यक्ति सड़े हुए खाद्य पदार्थों को सड़कों या सड़क के किनारे फेंक सकता था, साथ ही मृत जानवरों के शव भी। यहाँ तक कि शहर के भीतर कहीं भी मानव चेहरे फेंके जा सकते थे। मैं मध्ययुगीन काल में सभी स्थानों में से 85%, यहाँ तक कि महलों में भी गंदगी की तरह बदबू आती थी। खासकर गर्मियों के दौरान पाइपलाइन न होने के कारण खुले शौचालयों से बहुत बदबू आती थी जो हॉल और कमरों में भर जाती थी। ज्यादातर बार महल के भीतर सबसे ऊंची मंजिलों पर रहने वाले लोगों को ही 70% बदबू हटाने का विशेषाधिकार मिलता था। चूंकि सारा मल सबसे निचले स्तर पर गिरा दिया जाता था और मल कर्मचारी सभी गंदगी को कहीं और इकट्ठा करके फेंक देते थे, और अगर वे आंगन में रहते भी थे तो वे अपना काम बाल्टी में करते थे ताकि नौकरानियां भी उसे दूर फेंक दें, लेकिन बदबू अभी भी कुछ समय के लिए कमरों में बनी रहती थी। संक्षेप में, राजपरिवार के लोग भी हवा में मल की गंध के आदी थे, लेकिन यहाँ बेमार्ट में हवा हास्यास्पद रूप से ताज़ा थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग मल त्याग ही नहीं करते। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि हवा में ऐसी गंध आनी चाहिए। और यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ, उसके आदमियों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। वे सभी इसे अंदर बाहर सूंघ रहे थे, मानो वे ड्रग्स ले रहे हों। ये बहुत साफ था। तटीय बंदरगाह के भीतर उनमें से कुछ ने वहां बाथरूम का इस्तेमाल किया था और उन्हें लगा कि यह अब तक का सबसे अच्छा आविष्कार था, लेकिन इससे उनकी जिज्ञासा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। बेमार्ट ने ये कैसे हासिल किया? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका मल कहाँ जाता था। जितना अधिक वे इस नव स्थापित साम्राज्य के बारे में जानते थे, उतना ही अधिक वे महामहिम लैंडन बान के प्रति सम्मान रखते थे। एक सामान्य व्यक्ति इन सभी चीजों के बारे में कैसे सोच सकता है? हाँ, लोग सही थे, वह निश्चित रूप से इंसान नहीं था, शायद भगवान। ड्यूक सैमुअल कार्मेलो का भाई, साथ ही राजदूत विक्टर, जो बेमार्ट में रहने के लिए नियुक्त किए गए नवनियुक्त कैरोनियन राजदूत थे, वे भी बेमार्ट के विकास से हैरान थे। उन्होंने धातु की छड़ी से पानी निकलते देखा था, बिना आग के रोशनी जलती देखी थी और भी बहुत कुछ। तो उनके दिमाग कैसे नहीं उड़ सकते थे? ड्यूक सैमुअल को लगा कि वह एक छोटे बच्चे की तरह उछलकूद कर रहा है, क्योंकि वह आखिरकार बेमार्ट पहुंच गया था। पिछली बार उसका परिवार उसे कैरोना में छोड़ गया था और उसके बिना यहाँ रहने का आनंद लिया था, लेकिन अब यह उसके लिए मौज मस्ती करने का समय था। उसे विश्वास नहीं था कि यहाँ शूरवीर प्रशिक्षण उतना ही थकाऊ होगा जितना उन्होंने कहा था, इसलिए उसके मन में उसने इस पूरी यात्रा को एक बहुत ही ढीली छुट्टी माना। क्या कठोर प्रशिक्षण, इसे लाओ बदमाश। हॉल में सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि आगंतुक ध्यान से प्रतीक्षा कर रहे थे, और सन्नाटे के बीच जो कुछ भी सुना जा सकता था वह था एक विशाल दर्पण जैसी घड़ी की लगातार टिक 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 टॉक टिक टॉक टिक टॉक। उत्सुकता, हर एक टिक एक अदृश्य भार की तरह था, जिससे आगंतुक इस बेमार्डियन राजा को देखने के लिए और अधिक उत्सुक हो रहे थे, और जल्द ही उनके धैर्य ने आखिरकार भुगतान कर दिया। बम। हॉल के दरवाजे फिर से खुले और जल्द ही 0.12 आदमी बिना किसी जल्दबाजी के अंदर चले गए, और उनका नेतृत्व एक 17 वर्षीय लड़का कर रहा था। लगभग तुरंत उन्होंने पहली नज़र में लड़के को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने बेमार्ट में हर जगह उसका प्रोफाइल स्केच देखा था। वह पैसे पर था, साथ ही ब्रोशर, बड़े बिलबोर्ड और इतने पर भी। एक तरह से वह एक प्रसिद्ध हस्ती की तरह था। ये व्यक्ति महामहिम लैंडन बान था। एक बार वे सभी ने एक घुटने पर बैठकर उसका सम्मान किया, क्योंकि उन्हें लगा कि कैरोना वास्तव में उसके प्रति कृतज्ञता की गहरी ऋणी है। कम लोग ठंड से मर रहे थे और उनका भोजन अब इतना सस्ता हो गया था कि किसान भी कुछ समय के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सकते थे। हम आपकी महारानी लैंडन बान का अभिवादन करते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। इसी तरह लैंडन के आसपास के लोगों ने भी ऐसा ही किया। हम महारानी पेनेलोप थाईलार्ड का अभिवादन करते हैं, उन्होंने कहा, और वे भी एक घुटने के बल बैठ गए। जल्द ही लैंडन ने अपने आसपास के सभी लोगों का परिचय कराया, और पेनेलोप ने भी ऐसा ही किया, अपने समूह में उच्च पदों पर बैठे सभी लोगों का। वह अपने साथ सैकड़ों सैनिक लेकर आई थी, इसलिए सभी का परिचय कराने में पूरा दिन लग गया। अपने सामने शांत और संयमित व्यक्ति को देखकर कैरोनियन शूरवीर उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाए, ताकि उनके जीवन में आशीर्वाद आए।
सभी कहानियों और यहाँ तक कि उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसके कारण उनके मन ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि लैंडन एक उच्चतर प्राणी था। तो अभी चाहे लैंडन ने कुछ भी किया हो, उनकी नज़रों में उसका हर कदम परिष्कृत और ईश्वरीय लग रहा था। और उसके बेहद खूबसूरत रूप के साथ उन्होंने अवचेतन रूप से इस बेमार्डियन राजा की पुष्टि में सिर हिलाया। कुछ लोग जो पीछे थे उन्होंने इस दिव्य प्राणी की एक झलक पाने की उम्मीद में अपना सिर भी झुका लिया। एक बार फिर मैं आप सभी का बेमार्ड में स्वागत करता हूँ। यहाँ आप सभी अथक प्रशिक्षण लेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। कैरोना के सैनिकों के पहले बैच के रूप में यहाँ अध्ययन करते समय हम आप सभी से बहुत उम्मीदें रखते हैं। अगले 3 दिनों तक आप सभी आराम करेंगे और बेमार्ड में चीख से बच जाएंगे। सभी को कक्षाओं के लिए साइन अप करना होगा, साथ ही अपने शेड्यूल, सेना अभिविन्यास दस्तावेज एकत्र करने होंगे और कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा करना होगा, क्योंकि सोमवार की सुबह आप सभी आधिकारिक तौर पर कैरोनियन सैनिकों के रूप में अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। अपने संक्षिप्त भाषण के बाद लैंडन ने अपने कुछ आदमियों से कैरोनियन शूरवीरों को उनके नए बैरक में भेज दिया, जबकि वह पेनेलोप, ड्यूक सैमुअल, राजदूत विक्टर, गैरी और मार्क दूसरी ओर सभी उसके अध्ययन कक्ष में चले गए। बेशक लुसियस, ट्रे और जोश उनसे नहीं मिल सकते थे क्योंकि वे वर्तमान में दूसरे साम्राज्यों में अपने मिशन पर गए हुए थे। जैसे ही वे कार्यालय में दाखिल हुए, पेनेलोप ने मुड़कर चुपचाप लैंडन को गौर से देखा। मुझसे लड़ो, अंडरस्को।